सुप्रभात, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग। हमारा जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर का नेहरू स्टडी सेंटर, राजनीति विज्ञान विभाग और लोक प्रशासन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में संविधान सभा के विभिन्न सत्रों पर ये जो ऑनलाइन कार्यशाला आयोजित की जा रही है, इसमें आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। 2 दिन के अवकाश के बाद हम लोग मिल रहे हैं और मेरे जूम और यूट्यूब के सभी साथी जो सुबह सुबह हमसे जुड़ गए हैं, उन सभी का मैं अभिवादन कर रहा हूं। आज 25 अगस्त है। 25 अगस्त 1947 को संविधान सभा में क्या क्या हुआ, इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। कल 26 अगस्त को हमारे विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव है, 27 तारीख को काउंटिंग है। तो 26 और 27 तारीख को यानी कल और परसों हम शाम को बैठने वाले हैं। ऐसा संविधान सभा में भी होता था, तो हमने भी ऐसा कर लिया। 26 अगस्त को और 27 अगस्त को टाइम नोट कर लीजिएगा, 6:30। पहले मैंने शायद 6 बजे का कहा था। 26 और 27 अगस्त को हम लोग 6:30 से अपनी कार्यशाला शुरू करेंगे। तो अपना दिन भर का जो डेटा है उसे बचा के रखिएगा। जूम के जो साथी है उनके लिए स्पेशली कह रहा हूं। तो 26 और 27 तारीख को 6:30 से 8, 8:15, 8:30 जो भी है उस समय हम लोग बातचीत करेंगे। तो आज 25 अगस्त 1947 को क्या क्या हुआ उस विषय पर हम लोग चर्चा को अपनी आगे बढ़ाएंगे। आप लोग जानते हैं कि जब 22 अगस्त 2022 को 22 अगस्त 1947 की जो चर्चा थी, जब इस विषय पर हमने चर्चा की थी, तब आप लोगों को बताया गया कि हमारी जो संघ सूची है, संघ सूची के जो विभिन्न विषय है उन विषयों पर चर्चा चल रही थी। ऐसा आप लोगों को आइडिया होगा। 7 विषय पर चर्चा उस समय हो चुकी थी, 8वां विषय भी चर्चा में लाया जा चुका था। और कौन सा था 8वां विषय? छावनी पर चर्चा चल रही थी। आर.के. सिधवा जी अपने विचार रख रहे थे, लंबा भाषण उनका हो रहा था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि अगली बार जब बैठक होगी वापस, तब आप अपने भाषण को कंटिन्यू कीजिएगा। यानी आज जब संघ सूची का जब विषय प्रारंभ होगा तो एक बार फिर से 8वां होगा। उस दिन भी 8 था क्योंकि 8वें विषय पर चर्चा पूरी नहीं हो पाई थी। तो आज इस चर्चा जो है आगे बढ़ेगी, कंटिन्यू करेंगे हम लोग। इसके अलावा कुछ और भी बातें हैं जिस पर चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो मैं आपको लिए चलता हूं 25 अगस्त 1947 को संविधान सभा में क्या क्या हुआ, यह देखने हम लोग जा रहे हैं। चलते हैं सीधा संविधान सभा। ये देख लीजिए, उस दिन वार सोमवार है भाई। आप कहेंगे सर कौन सी दुनिया में आप हमको लेकर आ गए हैं, वार सोमवार तो है ही नहीं सर, फिर भी आप कह रहे हैं कि सोमवार है। अरे भाई, वार आज सोमवार नहीं है, लेकिन उस दिन उनके लिए तो सोमवार था। तो सोमवार है, 25 अगस्त है, 1947 है। भारतीय संविधान सभा के वाद विवाद की सरकारी रिपोर्ट है आपके सामने। क्या क्या चीजें होने वाली है? एक रजिस्टर पर हस्ताक्षर करेंगे कुछ लोग, यानी आज कुछ नए मेंबर बनेंगे। शपथ ग्रहण करेंगे, यानी कुछ लोग शपथ भी लेंगे। इसके बाद में बर्मा संविधान सभा का एक संदेश आएगा। बर्मा संविधान सभा का एक संदेश आएगा, बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। किस लिए आएगा संदेश, उस विषय पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद में आगे कार्यक्रम क्या रहेगा उसके बारे में अध्यक्ष यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कुछ घोषणाएं करेंगे। पश्चिम पंजाब की दुर्घटनाओं के प्रति सहानुभूति प्रकट की जाएगी। पश्चिम पंजाब में जो कुछ हो रहा है उसके प्रति सहानुभूति प्रकट की जाएगी। और इसके बाद में संघ अधिकार समिति जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित हुई थी, कुछ प्रावधान पंडित नेहरू जी ने रखे। बाद में उनके बिहाफ पर गोपालास्वामी आयंगर साहब कुछ प्रावधान रख रहे हैं। सदस्यों के प्रश्नों के जवाब दे रहे हैं। सदस्यों के द्वारा जो संशोधन रखे जा रहे हैं उनके जवाब दिए जा रहे हैं। स्वीकार करना या न स्वीकार करना, इसके ऊपर एम गोपालास्वामी आयंगर साहब के द्वारा वक्तव्य दिया जा रहा है। इन सारे विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। 25 अगस्त 1947 संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में कॉन्स्टिट्यूशन हॉल नई दिल्ली में प्रातःकाल 10 बजे ये बैठक प्रारंभ हो रही है। नए सदस्य आज जो आ रहे हैं उनका नाम है सैयद अब्दुल रऊफ साहब। आज जो नए मेंबर आ रहे हैं उनका नाम क्या है? सैयद अब्दुल रऊफ साहब। ये नए मेंबर के रूप में संविधान सभा में आए। शपथ कौन ग्रहण कर रहा है आज? शपथ आज ग्रहण कर रहे हैं श्री काला वेंकटा राव, संविधान सभा के पहले से मेंबर है। संविधान सभा के पहले से मेंबर है, शपथ ग्रहण कर रहे हैं। और दूसरे सैयद अब्दुल रऊफ साहब। रऊफ साहब आज पहली बार मेंबर बन के आ रहे हैं, रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए
और उसके बाद में उन्होंने शपथ ली। शपथ के कॉन्सेप्ट से आप अच्छी तरह से परिचित हैं। इसके बाद में तीसरे मेंबर माननीय श्री ब्रजलाल नंदलाल बियानी जी, बियानी, ये है तीसरे मेंबर जो आज शपथ ले रहे हैं। इसके बाद में क्या हो रहा है? इसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कुछ घोषणा कर रहे हैं। यूट्यूब के जो साथी है वो बहुत ध्यान से सुनिएगा, जूम वाले साथी तो खैर ध्यान से सुनना ही सुनना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बर्मा संविधान सभा से एक जो मैसेज आया है उसके बारे में कुछ बात करना चाह रहे हैं। क्यों मैसेज आया उस पर भी चर्चा करेंगे, जरा देखिएगा। वो कह रहे हैं हमने बर्मा संविधान सभा के प्रधान को जो संदेश भेजा था उसका जवाब मुझे मिला है। पत्र इस प्रकार से है। एक्चुअली में अगर आप लोगों को याद हो तो संविधान सभा का जो पिछला सत्र था, चौथे सत्र के दौरान बर्मा संविधान सभा को हमारे भारत की संविधान सभा की ओर से एक मैसेज भेजा गया था। किस लिए भेजा गया था? बर्मा में एक हादसा हो गया और हादसा तो क्या हुआ, वहां आंग सान की हत्या कर दी गई थी, तो एक शोक संवेदना प्रकट की गई थी। उसका जवाब वापस आया है। क्या कह रहे? जनरल आंग सान और उनके साथियों की हत्या से बर्मा को जो हानि हुई उस पर संवेदना और सहानुभूति सूचक आपके संदेश के लिए बर्मा संविधान सभा की ओर से मैं स्वयं धन्यवाद देता हूं। ये बर्मा के संविधान सभा के अध्यक्ष की ओर से मैसेज जो आया है उसको हूबहू पढ़कर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सुना रहे हैं। बर्मा राष्ट्र उस स्वतंत्रता का अवश्य ही शांतिपूर्वक उपयोग करेगा जिसे इन स्वर्गवासी वीरों ने बर्मा के लिए प्राप्त किया था। आपके सहानुभूति संदेश के प्रति हमारे सम्मान की सूचना अपने संविधान सभा के समस्त सदस्यों को कृपा करके दीजिएगा। आपकी संवेदना सूचक संदेश की सूचना दुखी परिवारों तक मैं पहुंचा दूंगा। ऐसा बर्मा संविधान सभा से भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम एक संदेश आया, जिसको पढ़कर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने संविधान सभा में सुनाया। इसके बाद में कार्यक्रम आगे कैसे बढ़ेगा इस संदर्भ में अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की कुछ घोषणाएं आ रही है, जरा देखिएगा। और वो अंग्रेजी में बोल रहे हैं, हिंदी में इसका ट्रांसलेशन है। क्या कह रहा है वो? सूची के शेष मदों पर विचार के विषय को लेने से पूर्व मैं इस अधिवेशन के कार्यक्रम के संदर्भ में कुछ घोषणा करना चाहता हूं। मैंने ऐसा ही एक दिन और कहा था कि हम यथाशीघ्र ही संघ अधिकार समिति की रिपोर्ट पर विचार समाप्त करने का प्रयत्न करेंगे। अब तक की हमारी प्रगति बड़ी धीमी है। हम लोगों ने देखा कि पिछले बैठक में हम लोगों ने केवल 7 विषय पर चर्चा की थी, 8वें विषय पर चर्चा प्रारंभ ही कर पाए थे। तो वो कह रहे हमारी प्रगति बहुत धीमी है। मैं संघ अधिकार समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए आज और कल के समय का प्रस्ताव रखता हूं। यानी आज यानी 25 अगस्त और 26 अगस्त 2 दिन हम लोग और चर्चा करेंगे संघ अधिकार समिति की रिपोर्ट पर। आगे इतना हमारे पास टाइम नहीं है, वो ऐसा कहना चाह रहे हैं। और बुधवार से हम अल्पसंख्यकों तथा मौलिक अधिकारों से संबंधित परामर्शदाता की रिपोर्ट आरंभ करेंगे। अब अल्पसंख्यकों और मौलिक अधिकारों पर सर BN राव ने जो रिपोर्ट तैयार की, उस रिपोर्ट पर आगे हम लोग बुधवार से चर्चा करेंगे। आप कहेंगे बुधवार से? आप कंफ्यूज मत हो जाना, आज सोमवार है। आप कहेंगे सर कौन सी दुनिया में है आप, कुछ ठीक तो है, स्वास्थ्य ठीक तो है? मेरा स्वास्थ्य ठीक है, मैं बहुत अच्छा हूं आप लोगों की शुभकामनाओं से। लेकिन वहां सोमवार है, आज 25 अगस्त 1947 को सोमवार है, तो वो कह रहे हैं बुधवार को हम इस विषय को लेंगे। और मेरे ख्याल से बुधवार तथा बृहस्पतिवार को ले लेंगे। शुक्रवार उस कमेटी की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए नियत किया जाएगा, जिसको हमने ये सुझाव रखने के लिए नियुक्त किया था कि इस सभा के तथा व्यवस्थापिका के कार्यक्रमों के संदर्भ में क्या कदम उठाया जाए। आपको मालूम है ना, आप भूले तो नहीं, एक कमेटी बनाई गई थी। जूम और यूट्यूब के साथ ही मुझे जरा बताइएगा, एक कमेटी बनाई गई थी कि हमारी संविधान सभा संविधान का निर्माण कैसे करेगी और हमारी संविधान सभा ही व्यवस्थापिका के रूप में कार्य कैसे करेगी। इसको लेकर एक कमेटी बनाई गई थी, जिसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब को शामिल किया गया था। याद आया आपको कुछ? तो उस कमेटी के बारे में बात कर रहे हैं कि शुक्रवार को उस कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि हम इस अधिवेशन के कार्य को अधिक से अधिक 31 तारीख तक समाप्त कर सकेंगे। यानी सोमवार के दिन वो घोषणा कर रहे हैं कि हम अधिवेशन को 31 तारीख तक खींचेंगे, 31 अगस्त तक। हालांकि 31 अगस्त तक जाएगा नहीं, कितने अगस्त को खत्म हो जाएगा देशराज जी? 30 अगस्त को। यस, इससे ठीक एक दिन पहले 30 अगस्त को यह अधिवेशन समाप्त हो जाएगा। हालांकि आज के दिन वो कह रहे हैं कि हम 31 अगस्त तक इसको ले जाएंगे।
ठीक है, आगे वो बोल रहे हैं, यदि आवश्यकता हुई तो मैं प्रस्ताव रखता हूं कि हम दोपहर बाद भी शामिल हो, और यदि और भी आवश्यकता हुई तो रात्रि में भी अधिवेशन करें। लो सुन लो बात, बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या बोल रहे हैं? यदि आवश्यकता पड़ी तो दोपहर के बाद में भी हम लोग बैठेंगे। अभी जो बैठ के चल रही है वो सुबह 10 बजे स्टार्ट होती है और दोपहर 1-1:30 बजे तक बैठक चलती है। वो कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो हम दोपहर के बाद में भी बैठक करेंगे, और भी जरूरत पड़ी तो हम रात्रि में भी बैठक करेंगे। इसका मतलब तैयार हो जाइए आप, किसके लिए? आगे आने वाले दिनों में दोपहर में भी बैठक होगी, दोपहर के बाद में भी बैठक होगी। अभी तो हम आजकल 40 से 50 पेजेस पर चर्चा करते हैं, आगे आने वाले दिनों में 90 पेजेस पर चर्चा करनी है आपको, तो अपना डेटा और बचा के रखिएगा। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल। हमें इतने अधिक कार्य करने हैं कि इस अधिवेशन को इस माह से आगे ले जाना संभव नहीं है। हमें बहुत सारे काम करने, और अगस्त के बाद हम अधिवेशन नहीं कर पाएंगे, वो साफ साफ कह रहे हैं। इसलिए मैं जितना शीघ्र हो सके उतना ही शीघ्र हम इस कार्य को समाप्त करने के लिए चिंतित हूं। अब मैं ये प्रस्ताव उपस्थित कर रहा हूं कि इस सूची के विषय पर विचार स्थगित किए जाए। वो कह रहे हैं मैं एक और प्रस्ताव रख रहा हूं। क्या प्रस्ताव रख रहा हूं? कि संघ सूची के जो विषय है, इस पर जो चर्चा जो चल रही है, उस पर चर्चा क्या कर दी जाए? स्थगित कर दी जाए। ऐसा कह रहे, चर्चा स्थगित होगी कि नहीं होगी वो तो आगे काम आएगा, आगे मालूम पड़ेगा। लेकिन फिलहाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये कह रहे हैं कि मैं तो ये प्रस्ताव कर रहा हूं। जहां तक मसौदा तैयार करने का प्रश्न है, वह बहुत ही उन विचारों पर निर्भर है जिनको ये सभा मौलिक अधिकार संबंधी परामर्शदात्री समिति की रिपोर्ट में शामिल विषय पर निश्चित करती है। लेकिन जहां तक केवल सूची का संबंध है, अधिक मसौदा तैयार करने की आवश्यकता नहीं है, और चाहे सभा कुछ विषय को स्वीकार करे अथवा अस्वीकार, इस परिवर्तन को जबकि रिपोर्ट का मसौदा तैयार किया जाएगा शामिल करना सरल होगा। इसलिए मैं इस परिषद के उस कार्य को समाप्त करने के लिए उत्सुक हूं जो मसौदा तैयार करने के अभिप्राय से आवश्यक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं कि भाई ज्यादा समय मत लगाओ संघ सूची के विषय पर बातचीत करने में। इतने सारे 80 से ज्यादा विषय है, अभी तक आपने 7 विषय पर चर्चा शुरू की है, कैसे सारे विषय को खत्म करेंगे? ऐसा वो कह रहे हैं। तो तजमुल हुसैन साहब क्या कह रहे हैं, जो बिहार से आ रहे हैं, वो कह रहे हैं श्रीमान जी आपने हमें ये तो बता दिया कि ये अधिवेशन शायद इस माह के अंत तक समाप्त हो जाएगा, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि अगला अधिवेशन कब होगा। बताइए, संविधान सभा का अगला अधिवेशन कब होगा? आपने ये तो बता दिया कि ये अधिवेशन अगस्त के अंत में खत्म हो जाएगा, लेकिन अगला अधिवेशन कब होगा ये तो आपने बताया नहीं। वैसे आप बता दीजिए, संविधान सभा का 6ठा सत्र कब हुआ पता है आपको? जनवरी में, जनवरी 1948, 27 जनवरी 1948। इसका मतलब अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 5 महीने तक हमको वापस नहीं मिलना है, क्योंकि संविधान सभा भी नहीं मिली थी। हम तो उन्हीं दिनों पर चर्चा कर रहे हैं। और बिल्कुल मेरी एक बहन जो दुर्गा जो है वो कह रही है कि सर एक दिन का, बिल्कुल एक ही दिन का अधिवेशन हुआ था 27 जनवरी 1948 को। संविधान सभा का 6ठा जो सत्र है वो केवल एक दिन का हुआ था, जनवरी 1948 में। हम भी जनवरी में चर्चा करेंगे। तो तजमुल हुसैन साहब कह रहे हैं अगला अधिवेशन कब होगा? तो आज तो हमको पता है कि जनवरी में हुआ, उस समय थोड़ी पता था। तो लेके कोई जवाब नहीं दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने और सीधा आगे बढ़ गए। कह रहे अब पश्चिमी पंजाब की दुर्घटनाओं के प्रति सहानुभूति प्रकट कर लेते हैं। तो पहले आ रहे हैं अलगू राय शास्त्री जी। अलगू राय शास्त्री जी क्या कह रहे हैं? ये संयुक्त प्रांत से आते हैं। वो कह रहे हैं अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं। इससे पहले कि आज का कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए, मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि पश्चिम पंजाब में जो दुर्घटनाएं घट रही है, जिस तरह से वहां हत्याएं हो रही है और जिस तरह से लोग मारे काटे जा रहे हैं, उन दुखियों के प्रति सहानुभूति प्रकट करने के लिए हमारी आज की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित की जाए। पश्चिम पंजाब यानी पंजाब का वह हिस्सा जो पाकिस्तान चला गया है, उस पश्चिमी पंजाब में जो कुछ हो रहा है सर, वहां हत्याएं हो रही है, वहां मारपीट हो रही है, वहां मारकाट हो रहा है। तो उन दुखियों के लिए हमको अपना सदन 15 मिनट तक स्थगित करना चाहिए, हमें सहानुभूति प्रकट करनी चाहिए, ऐसा अलगू राय शास्त्री जी कह रहे हैं। डेट 25 अगस्त 1947 है। मेरी बात को समझ रहे हैं? चलिए, वो कह रहे हैं ये अच्छा नहीं मालूम होता है कि हम अपना संविधान बनाने का कार्यक्रम जारी रखते हैं और जो घटनाएं घट रही है उनकी तरफ हमारा ध्यान भी नहीं जाए।
वो कह रहे मुझे ये अच्छा नहीं लगता है कि हम एक तरफ तो संविधान का निर्माण कर रहे हैं और दूसरी तरफ पश्चिमी पंजाब में लोगों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, हम उनके प्रति सहानुभूति भी प्रकट नहीं करें, ये तो सर अच्छी बात नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। मैं ये अनुभव करता हूं और कई दिन से इस बात को उपस्थित करने की इंतजार कर रहा था, लेकिन यह सोच करके डोमिनियन पार्लियामेंट के रूप में जब ये असेंबली बैठे तब ये अच्छा अवसर होगा। उन्होंने कहा मैं काफी दिन से इंतजार कर रहा था कि मैं पश्चिमी पंजाब में जो घटना घटित हो रही है उस पर बात रखूं। मैं इस बात का इंतजार कर रहा था कि जैसे ही हमारी संविधान सभा पार्लियामेंट के रूप में काम करेगी वैसे ही मैं उस अवसर पर इस विषय पर चर्चा कराना चाहूंगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी हमारी संविधान सभा पार्लियामेंट के रूप में काम नहीं कर रही है, तो सर मैं तो चाहता हूं कि आज ही आप सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित कर दो और पश्चिमी पंजाब में जो कुछ हो रहा है उस घटनाओं के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए हमें अपना सदन जो है 15 मिनट के लिए स्थगित कर देना चाहिए, ऐसा अलगुराय शास्त्री जी कह रहे हैं। इसके बाद में अध्यक्ष आप क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा। क्या वो इससे सहमत होंगे या सहमत नहीं होंगे, या संवेदना प्रकट की जाएगी या नहीं की जाएगी? वो 15 मिनट सदन को स्थगित करने के लिए कह रहे थे। क्या होता है अध्यक्ष आप क्या बोल रहे हैं? इस वक्त जो कुछ कार्रवाई हो रही है, जिनकी वजह से जितने कत्ल हो रहे हैं, इतनी लूटमार, घरों को जलाना और जो कुछ बर्बादी हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि कोई हिंदुस्तानी ऐसा नहीं होगा जिसका दिल बहुत अधिक दुखी नहीं हुआ हो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कह रहे हैं कि वहां जो कुछ हो रहा है, जो कत्ल हो रहे हैं, जो लूटमारी हो रही है, जो घरों को जलाया जा रहा है, आज शायद ही कोई ऐसा हिंदुस्तानी होगा जिसका दिल बहुत ज्यादा दुखी ना हो, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं अब सवाल इतना है कि हम यहां इस असेंबली में बैठकर क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। जो कुछ इसके मुतालिक हो सकता है, आप विश्वास रखें कि आपकी गवर्नमेंट जो कार्य कर रही है भरसक प्रयत्न करेगी और आपके प्राइम मिनिस्टर खुद उन जगहों का दौरा कर रहे हैं और इसी कारण वह इस समय यहां उपस्थित नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कह रहे हैं कि आपके जो प्राइम मिनिस्टर है वो अभी संविधान सभा की बैठक में इसलिए तो भाग नहीं ले पा रहे कि वो उन क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं जहां पर इस प्रकार की बातें हो रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो मुसीबत इस वक्त बहुत से लोगों पर गुजर रही है उससे हमारी पूरी हमदर्दी है और हम जहां तक हो सकता है इसको करेंगे और इससे बाज नहीं आएंगे। इस वक्त अगर हाउस के सब लोगों की ख्वाहिश है तो इसमें कोई शक नहीं है कि हम अपनी हमदर्दी जो इस मुसीबत से मुतविला है, जिन्हें ये सब तकलीफें भुगतनी पड़ रही है, उन सब के लिए हम खड़े होकर अपनी तरफ से दुख जाहिर करें और हमदर्दी जाहिर करें। भारत का जब विभाजन हुआ तो आप लोग जानते हैं कि जिस तरह से पंजाब का विभाजन हुआ, जिस तरह से बंगाल का विभाजन हुआ और इस विभाजन के फलस्वरूप जिस तरह का संकट, आपने अगर गदर मूवी देखी है तो जिस तरह की ट्रेनें भर भर कर आई थी लाशों से, उसी की ओर ये इशारा कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अलगुराय शास्त्री जी क्या कह रहे हैं कि पश्चिम पंजाब में जो कुछ हो रहा है उसके लिए हमको संवेदना प्रकट करनी चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी यही कह रहे हैं कि आज शायद ही कोई ऐसा हिंदुस्तानी होगा जो अत्यधिक दुखी ना हो, शायद ही कोई ऐसा हो। फिर वो कह रहे हैं एक ऐसा सुझाव उपस्थित किया गया है कि यह सभा 15 मिनट तक स्थगित होकर उन लोगों के प्रति सहानुभूति प्रकट करे जिनको उन बलवों में हानि हुई है। बलवा यानी दंगा जो देश में हो रहे हैं। मैंने यह सुझाव रखा है कि सभा के कार्य को स्थगित करने के अतिरिक्त हम सब अपने अपने स्थानों पर खड़े हो और उन दुखियों के प्रति हार्दिक सहानुभूति प्रकट करें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कह रहे हैं कि मेरा यह प्रस्ताव है कि सभा स्थगित नहीं करते हैं, बल्कि हम अपने अपने स्थानों से क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं और जिन लोगों को ये दुख झेलना पड़ा है उन्हें इस झेलने की क्षमता प्रदान करें, उनके प्रति संवेदना प्रकट करें। हम सब लोग खड़ा होकर ऐसा करें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऐसा कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सभा को स्थगित मत कीजिए। इस बात में मतभेद हो ही नहीं सकता कि जो दंगे हो रहे हैं वे राष्ट्र के दृष्टिकोण से बड़े अपमान सूचक है और जो घटनाएं हो रही है वो ऐसी है कि किसी भी देशभक्त के हृदय को दुखी कर सकती है। इसलिए मैंने सदस्यों को अपने अपने स्थानों पर खड़े होने और दुखियों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करने के लिए निवेदन किया है। मैंने यह भी बता दिया है कि जहां तक सरकार का संबंध है, प्रधानमंत्री हवाई जहाज द्वारा उस स्थान पर गए हैं, आज यहां वे उपस्थित नहीं है, वे वहां गए हुए हैं और दुखियों की सहायता देने के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है वे कर रहे हैं और जो घटनाएं वहां हो रही है उनका अंत करने का प्रयत्न कर रहे हैं। सदस्य अपने अपने स्थान पर खड़े हुए और 1 मिनट तक शांत रहे।
25 अगस्त 1947 को हमारे संविधान सभा में पश्चिमी पंजाब में जो घटनाएं घटित हुई उसके लिए संविधान सभा के सभी सदस्य खड़े हुए 1 मिनट के लिए और संवेदनाएं प्रकट की पश्चिम पंजाब के उन लोगों के लिए जो बहुत दुख वेदना को झेल रहे थे, जिन्हें दंगों का सामना करना पड़ रहा था, जिनके वहां से बहुत सारी हत्याएं कर दी गई, कत्ल कर दिए गए, मारपीट की गई, मारकाट मची हुई थी, घरों को जला दिया गया और बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें हुई है जो आप लोग जानते हैं। 25 अगस्त 1947 को हमारी संविधान सभा ने के सभी सदस्यों ने 1 मिनट खड़ा होकर उसके प्रति संवेदनाएं प्रकट की। इसके बाद में संघ अधिकार समिति की रिपोर्ट रखने की बात आई। जैसे ही ये बात आती है तो डॉक्टर पीएस देशमुख साहब बीच में बोलते हैं अंग्रेजी में। क्या कह रहे हैं? मध्य प्रांत से, श्रीमान जी, यदि हम कार्यक्रम में जो आप घोषित कर चुके हैं अगर परिवर्तन कर सकते हैं तो मैं आपके विचारार्थ एक सुझाव रखना चाहता हूं। यह स्पष्ट है कि हम संघ अधिकार कमेटी की रिपोर्ट पर विचार समाप्त नहीं कर सकते। इस बात को लेते हुए हम कुछ मदों को ही ले सकते हैं। मेरे विचार से हमारे लिए यह अच्छा होगा यदि आप अल्पसंख्यकों संबंधी कमेटी की रिपोर्ट के लिए कल का दिन और नियत कर दें और जो आपने कमेटी नियुक्त की थी उसके लिए इस प्रकार का एक दिन और रखें, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो संघ सूची के जो इतने सारे विषय हैं, इन विषयों में से कुछ विषयों को हम लोग ले लें और अल्पसंख्यक अधिकारों की समिति की जो रिपोर्ट है उस पर हम लोग पहले चर्चा करें। हम लोग उस समिति पर चर्चा करें, कौन सी? जो संघ, जो संविधान सभा और पार्लियामेंट किस रूप में हमको किस तरह से कार्य करना है, उस संदर्भ में जो रिपोर्ट आएगी इस रिपोर्ट पर हम लोग चर्चा कर ले। सर्वप्रथम तो हमें अल्पसंख्यक अधिकार समिति की रिपोर्ट पर विचार समाप्त करना चाहिए और फिर संघ व्यवस्थापिका होने के नाते पश्चिम पंजाब की स्थिति पर वाद विवाद करने का अवसर प्राप्त किए बिना हमें यहां से नहीं जाना चाहिए। वो कह रहे साहब, ये पहले से रिपोर्ट लाओ आप। तो कौन सी रिपोर्ट? कि हम कैसे व्यवस्थापिका के रूप में काम करेंगे। हमारी संविधान सभा को जल्दी से जल्दी आप व्यवस्थापिका का रूप प्रदान करें ताकि हम देश में जो घटनाएं घटित हो रही है उस पर चर्चा कर सके और खासकर पश्चिमी पंजाब में जो कुछ हुआ उस पर चर्चा किए बिना साहब हम यहां से जाना नहीं चाहते। आपने चूंकि अपना अधिवेशन समाप्त करने की घोषणा कर दी है, आपने कह दिया है कि अगस्त 1947 तक ये अधिवेशन समाप्त हो जाएगा, तो साहब मेरा एक निवेदन है कि आप अपने कार्यक्रम में बदलाव लाइए, आप उस समिति की रिपोर्ट लाइए, उस रिपोर्ट लाने के बाद हमारी संविधान सभा को व्यवस्थापिका में बदलिए और फिर व्यवस्थापिका में जिस तरह से बहस होती है उस तरह से हम बहस करना चाहते हैं। हम सरकार से कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, पश्चिम पंजाब में जो घटनाएं घटित हो रही है उस पर विचार विमर्श करना चाहते हैं, उसका समाधान किस तरह से किया जाए उसकी रूपरेखा तैयार करना चाहते हैं। जो वहां दुखी जो हो रहे हैं लोग, जो पीड़ा और वेदना को जो झेल रहे हैं, उनके प्रति हम संवेदना प्रकट करना चाहते हैं, उनकी समस्याओं पर डिस्कशन करना चाहते हैं। आप ऐसा कुछ करिए, उसकी रिपोर्ट लाइए। पहले आप संघ सूची के विषय पर थोड़ी सी चर्चा करा के इसको छोड़ दीजिएगा, ऐसा पीएस देशमुख साहब कह रहे हैं। अध्यक्ष साहब क्या कह रहे हैं? बैठकों के कार्यक्रम पर हम और अधिक समय व्यतीत ना करें। मैंने परसों ये नियत किया था जिससे सदस्यों को अल्पसंख्यक और मौलिक अधिकारों पर सोच विचार करने के लिए जितना समय वे चाहते हैं उतना मिल सके। मैंने परसों इसलिए नियत किया सदस्यों को संशोधन के वाद विवाद के प्रस्तुत होने के पूर्व उन संशोधनों को भेजने का समय मिल सके। सभा का व्यवस्थापिका के रूप में बैठने का प्रश्न उप समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात ही तय किया जा सकता है। हम उसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? यानी इसका मतलब क्या हुआ? आज 25 अगस्त 1947 से आगे आने वाले दिनों में आगे हम रोजाना चर्चा करने वाले 26, 27, 28, 29, 30 लगातार 6 दिन चर्चा होगी। 25, 26, 27, 28, 29, 30, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 6 दिन चर्चा होगी, ये ध्यान रखना। तो इसका मतलब है कि आगे आने वाले दिनों में एक रिपोर्ट आएगी। वो रिपोर्ट कौन सी है कि हमारी जो संविधान सभा है वो किस तरह से व्यवस्थापिका के रूप में काम करेगी, इस संदर्भ में एक रिपोर्ट आएगी। यूट्यूब के जो साथी है वो थोड़ा सा ध्यान से सुने इस बात को। संविधान सभा व्यवस्थापिका यानी संसद के रूप में काम करती थी, इस संदर्भ में एक रिपोर्ट बनाई गई थी। उस कमेटी की रिपोर्ट जो है वो जल्दी से जल्दी रखे जाने की मांग पीएस देशमुख साहब कर रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जोगी संविधान सभा के अध्यक्ष है, वो भी कह रहे हैं कि हाँ हम भी रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक बार आ जाए संविधान सभा के संदर्भ में रिपोर्ट तो फिर हम पार्लियामेंट के रूप में कैसे काम करेंगे वो हम लोग तय करेंगे, ऐसा कह रहे हैं। इसके बाद वो कह रहे हैं कि चलो अब आ जाओ संघ सूची के विषय पर चर्चा करें। तो संघ सूची का जो विषय आज पहला कौन सा आएगा जिस पर चर्चा होगी, जरा बताओ तो, बताओ भाई जूम वालों, उमेश दिवाकर जी। अरे ये भी बता सकते हैं,
यूट्यूब वाले भी तो टाइप करके बता सकते हैं आज संघ सूची का कौन सा विषय आएगा जिस पर पहले चर्चा होगी। बताइए। 8, वेरी नाइस। 8 नंबर विषय किससे संबंधित है? छावनियों से संबंधित है। उस पर कौन विचार रख रहे थे? आर के सिद्धवा जी रख रहे थे। आर के सिद्धवा जी अब उसे क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। आज छावनियों के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलेगी। देखिए, छावनी कैंटोनमेंट बोर्ड एक ऐसा विषय है जिस पर अक्सर हम लोग क्लासेस में चर्चा नहीं करते। हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की चर्चा करते हैं, पंचायत राज संस्थाओं की चर्चा करते हैं, नगर पालिकाओं की चर्चा करते हैं, लेकिन अक्सर हम छावनी बोर्ड पर चर्चा नहीं करते क्योंकि हमारे आसपास कहीं है नहीं, पर छावनी बोर्ड क्या है, संविधान सभा में इस पर क्या चर्चा हुई, इस पर चर्चा आज आर के सिद्धवा जी, हमारी एक बहन जो तिवारी है, वो सही कह रही है कि अधूरी रह गई थी चर्चा, और उस चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा यूट्यूब के साथ। या क्या बात है, धड़ 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 धड़ा धड़, सब छावनी 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 लिख रहे हैं। बिल्कुल हम छावनी पर ही चर्चा करने जा रहे हैं। आर के सिद्धवा जी अपना भाषण देंगे। आर के सिद्धवा जी जानते हैं ना आर के सिद्धवा जी को, यूट्यूब वालों? आर के सिद्धवा जी कराची में जन्मे हैं। पाकिस्तान बन जाने के बावजूद भी आर के सिद्धवा जी वहां नहीं जाएंगे, ध्यान रखना, तो भी नहीं जाएंगे। वो हिंदुस्तान में रहना पसंद करेंगे। संविधान सभा में एक बहुत एक्टिव मेंबर के रूप में आपको दिखाई देंगे। अंशु चौधरी जी ने कह दिया कराची पाकिस्तान में जन्म हुआ, क्या बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिद्धवा जी क्या करें? मैं चाहता हूं कि छावनी बोर्ड के बारे में आप जरूर जानें क्योंकि अक्सर इसके बारे में मैटर मिलता नहीं है। तो छावनी बोर्ड क्या होता है, संविधान सभा में क्या चर्चा हुई, चलिए। गत शुक्रवार तो गत का है, कल आएगा क्या? हाँ, शुक्रवार यहां तो कल ही आएगा, लेकिन इनके लिए तो आज सोमवार है, इनके लिए तो आज क्या है? सोमवार है। तो गत शुक्रवार को, या स्टार्ट यहां से कर रहे हैं। गत शुक्रवार को छावनी के अधिकारों के संदर्भ में, जबकि मैं आइटम संख्या 8 पर अपना संशोधन पेश कर रहा था, मैंने कहा था कि भारत में कई स्थलों पर ऐसी छोटी बड़ी छावनियां हैं जो कि 8 से 9 मील तक का एरिया घेरे हुए। यूट्यूब के जो साथी है वो बड़ा ध्यान से सुनिएगा, जो खासकर उत्तर प्रदेश से हैं, हरियाणा से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, इवन राजस्थान के दक्षिण भाग से हैं, नसीराबाद और अजमेर के आसपास के हैं। आपको मालूम है ना छावनियां कहां पर है? तो चर्चा की जा रही है। जहां तक सेना का प्रश्न है, वे बैरकों में रखी जाती है और जाब्ता जो है छावनी या छावनी एक्ट द्वारा अनुशासित किया जाता है। इन सेनाओं को समस्त सुविधाएं दी जाती है, इस पर मेरी कोई आपत्ति नहीं है। बहुत गजब का बात कहा है। छावनी बोर्ड क्यों होना चाहिए, क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। सेनाओं को समस्त सुविधाएं जैसे पर्याप्त जल, उचित नालियां यानी सीवरेज, चिकित्सा संबंधी सहूलियतें इत्यादि मिलनी चाहिए। उनके मनोरंजन के लिए नाटक घर, चल चिकित्सालय जिसे हम लोग सिनेमा कहते हैं भी हुए हैं। इसके अतिरिक्त उनके अपने भोजनालय हैं, कैंटीन है, दुकानें हैं जिनसे वे अपने अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। जहां तक सेनाओं की सुविधाओं का प्रश्न है, हमें इनके प्रबंधन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम तो चाहते हैं कि सेनाओं की अच्छी देखभाल रखी जाए और जिस क्षेत्र में वे रहते हैं वहां उन्हें संतुष्ट रखा जाए। जो कुछ हम चाहते हैं वह यह है कि इन क्षेत्रों में जहां सेनाएं रखी जाती, अब ध्यान से सुनिएगा, कैंटोनमेंट बोर्ड के बारे में बताना चाह रहा हूं साथियों। आज कभी सोचा है कि छावनी बोर्ड क्या होता है? ये कह रहे हैं सिद्धवा जी कि सेना को के लिए तो हॉस्पिटल भी है, सेना के लिए तो उनकी खुद की दुकानें भी है, उनके होटल्स भी है, भोजनालय भी है, उनके लिए कैंटीन भी है, मनोरंजन के लिए उनके सिनेमा भी है, उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, उनकी अच्छी सुविधाएं, और हम तो चाहते हैं कि उनकी सुविधा में विस्तार करूं। लेकिन जहां सेना रहती है, जहां छावनी होती है, जहां कैंट होता है, उसके आसपास लोग भी तो रहते हैं। उसके आसपास हजारों की संख्या में लोग रहते हैं जो अपनी अलग अलग दुकानें खोल कर रहते हैं। जैसे कोई दर्जी है, कोई सुतार का काम करने वाला है, कोई नाई का काम करने वाला है, किसी प्रकार का कोई पार्लर है, बहुत सारी चीजें होती है जो छावनी बोर्ड के आसपास रहती है। तो वहां जो लोग रहते हैं, जिन्होंने अपनी दुकानें खोल रखी है, जिन्होंने अपना व्यवसाय वहां पर कर रखा है, वहां पर प्रशासन कैसे किया जाएगा? क्या वहां ग्राम पंचायत होगी, पंचायत समिति होगी, जिला परिषद होगा? क्या वहां नगर निगम होगा? क्या नगर परिषद होगी? क्या वहां पर नगर पालिका होगी? वहां क्या होगा? वहां होता है छावनी बोर्ड।
बहुत ध्यान से सुनिए, वहां क्या होता है, छावनी बोर्ड होता है, आप लोग शायद जानते होंगे। आगे वो कह रहे हैं, हम तो ये चाहते हैं कि सेना की अच्छी देखभाल की जाए और जिस क्षेत्र में वे रहते हैं वहां उन्हें संतुष्ट रखा जाए। जो कुछ हम चाहते हैं वह यह है कि इन क्षेत्रों से जहां की सेनाएं रखी जाती हैं 2 मील के अंदर नागरिकों की आबादी भी है। यदि सभा थोड़ी देर के लिए भी मेरे साथ सहानुभूति रखें तो मैं ये कहना चाहूंगा, इन नागरिकों को समस्त अधिकार और विशेषाधिकारों से वंचित रखा जाता है जिनका कि अन्य नागरिक उपभोग करते। कितनी खूबसूरत बात कही है। वो कह रहे कि साहब जो कैंट है, जो छावनियां है, उसके 2 मील के एरिया में लोग भी बहुत रहते हैं। अब वो 2 मील के आसपास जो लोग रहते हैं वो किसी में नहीं आते, ना तो नगर पालिकाओं में आते हैं, ना ग्राम पंचायतों में आते हैं, तो उन्हें अन्य लोगों की तुलना में कम अधिकार मिले हुए। हम नहीं चाहते हैं कि इन नागरिकों को वे सुविधाएं जिनका सैनिक उपभोग करते हैं, परंतु मैं विनय पूर्वक कहता हूं कि कम से कम कुछ प्राणी मात्र जैसी सुविधाएं तो नागरिकों को दी जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सेना को जो सुविधाएं मिल रही है वो सुविधाएं जो बाहर लोग रहते हैं उनको भी मिलनी चाहिए, लेकिन जो बाहर लोग रहते हैं उनको उतनी सुविधाएं तो मिले जितनी कि देश के अन्य भागों में रहने वाले लोगों को मिलती है, ऐसा वो कह रहे हैं। उनके लिए भी हॉस्पिटल होना चाहिए, उनके लिए भी पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके लिए भी सीवरेज होना चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, आज कैंटोनमेंट बोर्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाएगा। दूसरी बात यह है कि इन क्षेत्रों को गंभीर विचार किए बिना आरंभ में अव्यवस्थित ढंग से पसंद किया गया। इनका इस प्रकार प्रबंध किया गया है कि सड़क के एक और सिविल सरकार कार्य कर रही है और दूसरी ओर फौजी सरकार। क्या गजब की बात कही है। उन्होंने कहा कि जहां फौजी एरिया होता है वहां पर लोग आकर अव्यवस्थित रूप से बस गए। बड़ी विडंबना है कि एक दुकान जो है वो तो सिविल बॉडी के अंडर में आती है और उधर वाला जो एरिया वो फौजी सरकार के अंडर में आता है। तो ये कैसा सिस्टम है, वो ऐसा कह रहे हैं। इस बात ने असंतोष और असुविधाएं उत्पन्न की है जिनका समाचार पत्र सम्मेलनों और प्रांतीय और केंद्रीय सरकार के मध्य पत्र व्यवहार में प्रकाशन भी किया गया। असंतोष के कारणों को दूर करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। नागरिक जनता को सुविधाएं देने की व्यवस्था के संदर्भ में फौजी अधिकारियों ने कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। फौजी अधिकारियों को उन आसपास जो लोग रहते हैं इनके साथ किसी भी प्रकार का कोई उनका सहानुभूति नहीं है, क्योंकि उनको कोई मतलब नहीं है। फौजी अधिकारियों को तो अपनी फौज से मतलब है, ऐसा वो कह रहे हैं। और हमारी जो बाकी वाली जो सरकार है उनको वहां तक कोई पहुंच ही नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि ये क्या सिस्टम है। इन प्रश्नों को जब हम इस समय उठाया जाता है तो ये तर्क उपस्थित किया जाता है कि अब हम अपनी सरकार चला रहे हैं और इन विषयों पर हमारा भिन्न दृष्टिकोण होना चाहिए। पहले अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों का शासन था, तब तक इन एरिया पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, कोई बात नहीं। पर कम से कम अब तो हमारा खुद का शासन आ गया है, तो छावनियों के आसपास जो लोग रहते हैं वहां पर भी तो एक गवर्नमेंट स्थापित होनी चाहिए, वहां पर भी तो उनका शासन स्थापित होना चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। वो फिर आगे क्या कह रहे हैं, छावनी कमेटी में कुछ लोग नॉमिनेटेड होते हैं और नागरिक जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए और भी कम सदस्य होते हैं। श्रीमान जी, ये अनुचित है कि जिन अधिकारों और विशेषाधिकारों का नोटिफाइड एरिया की नागरिक जनता का उपभोग करे और छावनी क्षेत्रों के नागरिक उनसे वंचित रखे जाए, ये अधिकार का विषय है। अतः मेरे संशोधन का आशय है कि जहां जहां सेनाएं हैं वहां छावनी कमेटी शासन करे, लेकिन जहां नागरिक जनता है उन स्थानों को म्युनिसिपल कमेटी के शासन में होना चाहिए, जिससे कि नागरिकों को वह अधिकार प्राप्त हो जिनका उपभोग अन्य नागरिक करते हैं। आर के सिद्धवा जी कह रहे हैं कि साहब छावनी बोर्ड के आसपास जो लोग रहते हैं उन लोगों को नगर पालिका के अंतर्गत शामिल कर देना चाहिए, ताकि वे भी अन्य लोगों की भांति अपने अधिकारों का उपभोग कर सके। आर के सिद्धवा जी ये भी कह रहे हैं कि छावनी बोर्ड जो गठित कर रखे उन छावनी बोर्ड में सेना के कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग नागरिकों के द्वारा चुने जाते हैं। वो कह रहे हैं ये सिस्टम सही नहीं है, आप तो छावनी के आसपास जो लोग रहते हैं वहां पर भी नगर पालिकाओं की स्थापना कर दीजिए। वैसे मैं आपको अपडेट कर देना चाहता हूं, आज भी वही सिस्टम है। वही मतलब कैंटोनमेंट बोर्ड का सिस्टम क्या है, आज भी फौज के अधिकारी कैंटोनमेंट बोर्ड में शामिल होते हैं। आज भी उस कैंटोनमेंट बोर्ड में जो नागरिक आसपास रहते हैं उनके कुछ चुने हुए प्रतिनिधि शामिल होते हैं। आज भी कैंटोनमेंट बोर्ड में नगर पालिका जैसा सिस्टम नहीं है। आप लोग जानते हैं कि नगर पालिकाओं में सभी लोग जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। इस प्रकार नगर पालिकाएं अभी भी कैंटोनमेंट जो बोर्ड्स है
उसकी तरह से काम नहीं करती है। यह बात आपको मालूम होनी चाहिए। चलिए, इसके बाद में अध्यक्ष आप क्या कह रहे हैं, मैं हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, हम छावनियों के कूप वो कह रहे हैं, इसके बाद में वो बता रहे हैं कौन, सिद्धवा जी, कि छावनी में क्या होता है, छावनी बोर्ड में क्या होता है क्या नहीं होता है। तो अध्यक्ष आप कह रहे हैं भाई मैं आपके बीच में बोलना नहीं चाहता, पर मैं आपको एक स्पष्ट कह देता हूं कि हम छावनी में क्या होता है क्या नहीं होता है इस विषय पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम तो इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि संघ सूची में कौन सा विषय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर चर्चा कर रहे हैं। आप तो अपनी चर्चा को पता नहीं कहां से कहां लेकर चले गए हैं, ऐसा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं उनको। तो एन गोपाल स्वामी अयंगर साहब बीच में बोल रहे हैं। एन गोपाल स्वामी अयंगर कह रहे हैं कि साहब ये सिद्धवा जी जो बात रख रहे हैं ना, ये बात क्यों रख रहे हैं। वो कह रहे हैं यदि आप कृपया मुझे कुछ शब्द कहने की आज्ञा दें तो मैं आशा करता हूं कि श्री सिद्धवा अपना भाषण आगे नहीं बढ़ाएंगे। मैं केवल कुछ शब्द ही कहूंगा। श्रीमान जी, इस वाक्य के संदर्भ में 5 संशोधन की सूचना आई है और इस विशेष मद के संदर्भ में अनेक प्रश्न उठाए गए। श्रीमान, यह विचार किया गया है कि अनेकों प्रश्न जो उठाए गए हैं, यह विचार किया गया है कि इस विषय का अंतिम रूप निश्चित करने से पूर्व इन प्रश्नों के समस्त पहलुओं का विवरण पूर्ण जांच करना वांछनीय होगा। यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं ये निवेदन करूंगा कि इस विषय पर चर्चा स्थगित कर दी जाए। क्या बात है। आर के सिद्धवा जी ने जब लंबा चौड़ा भाषण छावनी बोर्ड की व्यवस्था और छावनियों के आसपास रहने वाले लोगों की स्थिति पर दिया तो अध्यक्ष साहब ने कहा आप इधर उधर की बात क्यों कर रहे हैं, आप तो अपने आप को इस विषय तक सीमित रखिए कि संघ सूची का जो विषय 8 नंबर छावनी बोर्ड है उसको रखना है या नहीं रखना है, इस पर बात करो। तो एन गोपाल स्वामी अयंगर साहब कह रहे हैं कि साहब ये अकेले सिद्धवा जी नहीं है जो इस तरह की बात कर रहे हैं, ऐसे 5 संशोधन आए हैं। मैं ये चाह रहा हूं, चूंकि मैं खुद प्रस्तावक हूं, मैं ही सब रख रहा हूं संघ सूची के विषयों को, मैं ये चाह रहा हूं कि सर पहले हम इन प्रश्नों पर विचार करेंगे, इसलिए मैं चाहता हूं कि छावनी पर चर्चा आज स्थगित कर दी जाए। यानी संघ सूची का जो विषय 8, इस पे चर्चा क्या हो जाएगी, स्थगित हो जाएगी, आगे और चर्चा नहीं की जाएगी। अध्यक्षा बोल रहे हैं सुझाव यह है कि इस विषय को स्थगित कर दिया जाए और ऐसे रूप में प्रस्तुत किया जाए जो सबको मान्य हो और फिर ये सब संशोधन अनावश्यक हो जाएंगे। अध्यक्ष साहब कह रहे हैं सुझाव मैंने स्वीकार कर लिया है, संघ सूची का विषय जो 8 है इस पर चर्चा स्थगित करते हैं। जो संशोधन आए हैं उन संशोधनों को जब स्वीकार कर लेंगे तब मेरे हिसाब से इस पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए संघ सूची का विषय 8 छावनी पर चर्चा क्या की जाती है, स्थगित की जाती है। समझ गए। तो विषय कौन सा आएगा, अब विषय आएगा 9। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं चलिए अब विषय 9 को लेते हैं। तो आप मुझसे प्रश्न पूछोगे कि विषय 9 क्या है, पूछोगे ना, पूछोगे तो बताना पड़ेगा। तो अपनी मोटी सी किताब जो है उसको खोलना पड़ेगा और विषय 9 सुन लीजिए। विषय 9 का नाम है हथियार, बारूद वाले हथियार, गोली बारूद और विस्फोटक पदार्थ। यह विषय 9 है जो संघ सूची में शामिल किए जाने के लिए रखा गया है। हथियार, बारूद वाले हथियार, गोली बारूद और विस्फोटक पदार्थ, यह विषय 9 आ रहा है। अब इस पर संविधान सभा के मेंबर्स क्या कह रहे हैं जरा सुनते हैं। पहले व्यक्ति आ रहे हैं नजरुद्दीन अहमद साहब। वो क्या कह रहे हैं, अध्यक्ष महोदय मैं ये प्रस्ताव पेश करता हूं कि विषय 9 को निकाल दो। विषय 9 को पूरी तरह से क्या कर दो, निकाल ही दो। क्यों भाई, कारण यह है कि विगत काल में इस बात पर पर्याप्त असंतोष रहा है कि हमें अस्त्र शस्त्र प्रयोग करने की कोई स्वतंत्रता नहीं है। इस बात पर लगातार बड़े बड़े आंदोलन होते रहे हैं जिसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। ये जब स्कैन किया गया आप देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है कुछ, 2 अंगुलियां दिखाई दे रही है ऐसे, ये देखिए, एक अंगुली ये, एक अंगुली ये दिखाई दे रही है। इसका मतलब स्कैन करते समय कुछ ऐसा किया होगा तो अंगुलियां भी स्कैन हो गई। जिसने स्कैन किया उसको हम पकड़ सकते हैं इन अंगुलियों की रेखाओं से। खैर चलते हैं। मेरा संशोधन अब यह है कि इसे संघ सूची में से निकाल देना चाहिए और प्रांतीय सूची का विषय बना देना चाहिए। लिख दो भाई, काम आएगा कभी। संविधान सभा के वे कौन से सदस्य थे जिन्होंने हथियारों गोला बारूदों को संघ सूची से निकालकर राज्य सूची में रखने का प्रस्ताव किया था? नाम होगा नजरुद्दीन अहमद साहब।
क्या कहा, वापस बोल रहा हूं, मेरा संशोधन अब यह है कि इसे संघ सूची में से निकालकर प्रांतीय सूची का विषय बना देना चाहिए, जिसके लिए यह एक उपयुक्त संशोधन बाद में पेश कर दिया जाएगा। ऐसा कौन कह रहे हैं? नजरुद्दीन जी अहमद साहब कह रहे हैं। अब अध्यक्ष साहब क्या कह रहे हैं? तो केवल एक ही संशोधन है, किसका? नजरुद्दीन जी अहमद साहब का। वह यह है कि विषय संख्या 9 को निकाल दिया जाए। क्या कोई सदस्य इस विषय पर बोलना चाहता है? ऐसा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा। किसी ने कुछ भी नहीं बोला। तो कौन आए? एन गोपालस्वामी अयंगर साहब आए। क्यों एन गोपालस्वामी अयंगर साहब क्यों आए भाई? अरे तो कौन आएगा? एन गोपालस्वामी अयंगर ही तो आएंगे, क्योंकि वो ही प्रस्तावक है, वो ही सारे विषय को रख रहे हैं पंडित नेहरू जी के बिहार पर। पंडित नेहरू जी कहां है? पंडित नेहरू जी देश के उन भागों में है जहां पर सांप्रदायिक दंगे चल रहे हैं, यहाँ पर या फिर उन क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं जहां मारकाट की जा रही है। इसलिए पंडित नेहरू जी के बिहार पर कौन रख रहा है? गोपालस्वामी अयंगर जी रख रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? नजरुद्दीन जी अहमद साहब कह रहे हैं इसे संघ सूची से निकालकर राज्य सूची में शामिल कर दो। गोपालस्वामी अयंगर जवाब दे रहे हैं। श्रीमान जी, मिस्टर नजरुद्दीन अहमद के वक्तव्य से मैंने यह समझा है कि वे इस अस्त्र शस्त्र, गोला बारूद और विस्फोटक पदार्थों के विषय को कानून निर्माण के क्षेत्र से बाहर हटाने का प्रस्ताव पेश नहीं करते। उनके सुझाव से प्रतीत होता है कि इस विषय पर संघ द्वारा कानून निर्माण करने की आवश्यकता नहीं है तथा इस विषय को प्रांतों को दे दिया जाए। श्रीमान जी, मैं समझता हूं विशेषकर इन दिनों में अस्त्र शस्त्र, गोला बारूद जैसे महत्वपूर्ण विषय पर यह बड़ा आवश्यक है कि कानून द्वारा जो भी नियंत्रण किया जाए वह केंद्र से ही किया जाना चाहिए। विस्फोटक पदार्थों का निर्माण करने, उन पर अधिकार रखने और उनका स्थानांतरण करने तथा प्रयोग करने में समानता रहनी चाहिए। मिस्टर नजरुद्दीन अहमद को शायद ये जानकर लाभ होगा कि रियासतों में भी जो संघ में शामिल की है उन्होंने इस विषय को स्वीकार कर लिया है। गोपालस्वामी अयंगर साहब नजरुद्दीन जी अहमद के प्रस्ताव को बिल्कुल खारिज कर देते हैं। क्यों खारिज कर देते? तर्क देखिए। वो कह रहा है कि नो, गोला बारूद हथियार का विषय राज्य को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इस संदर्भ में पूरे देश में एक रूपता होनी चाहिए और एक रूपता तभी होगी जब इस विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार होगा। अगर राज्य को कानून बनाने का अधिकार दे दिए तो अलग अलग राज्य अलग अलग कानून बना लेंगे, एक रूपता नहीं रहेगी, इसलिए यह विषय राज्य को नहीं दिया जा सकता है। फिर वो आगे कह रहे हैं, मिस्टर नजरुद्दीन जी अहमद साहब, आपको जानकर बड़ा ताजुब होगा कि रियासतों ने भी यह विषय हमको दे दिया है। जब रियासतों ने यह विषय हमको दे दिया तो आप तो सब प्रांत हैं, आपको तो देना ही पड़ेगा, इसलिए यह विषय किस सूची में रहेगा? संघ सूची में रहेगा। ऐसा गोपालस्वामी अयंगर कहेंगे। रहेगा नहीं रहेगा? वोटिंग करवा लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। अध्यक्ष, मैं विषय संख्या 9 पर मतदान लेना चाहता हूं। संशोधन यह है कि इस विषय को निकाल दिया जाए क्या? ये वो पूछते हैं अध्यक्ष साहब। जवाब आता है नो, संशोधन अस्वीकार कर दिया गया, यानी संघ सूची का विषय 9 नंबर एज इट इज पास हो गया। नजरुद्दीन जी अहमद साहब ने जरूर कहा इसको राज्य सूची में डाल दो, लेकिन उनका संशोधन स्वीकार नहीं किया गया। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? आगे बढ़े तो अब विषय कौन सा आएगा? अब आएगा विषय 10। तो 10 आएगा तो आप पूछोगे विषय नंबर 10 है क्या? तो बता दूं 10 नंबर विषय क्या है, बता देते हैं। हाँ, कौन कौन, पहले तो नाम लेता हूं। बहादुर सिंह जी, संजू जी, सुमन कुमावत जी, रिंकेश मीणा जी, दिनेश गहलोत जी, तो मैं खुद ही हूं यार, चंद्रवीर जी, संगीता चौधरी जी, देशराज जी, विजय यादव जी, बगाराम जी, चाय पी लिया आपने, सहदेव जी, रवीना जी, उमेश दिवाकर जी, दुर्गा जी, क्या बात है, उमेश कुमार जी, बसंती कुमारी जी, लोकेंद्र सैनी जी, सरोज कुमारी जी, राहुल धक्कल साहब, बाबल पूरा नाम तो लिखो, कविता साहेब पर, मोनिका कंसारा जी। खैर आगे इतना नाम छोटे छोटे मुझे दिख नहीं रहे हैं, चश्मा ऊपर से लगा। विषय नंबर 10, परमाणु शक्ति और ऐसे खनिज जो इसके उत्पादन के लिए आवश्यक है। परमाणु शक्ति 10वां विषय आ रहा है। 10वां विषय परमाणु शक्ति। क्या होगा? पास होगा नहीं होगा? संघ सूची में होना चाहिए नहीं होना चाहिए? देखते हैं क्या होता है। अध्यक्ष, अब मैं विषय 9 पर वोटिंग लेता हूं। वोटिंग कर ली, स्वीकार कर लिया गया। विषय आ रहा है 10। अब हम विषय 10 को लेंगे। श्री हिम्मत सिंह माहेश्वरी अपना संशोधन पेश नहीं करना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि इस विषय पर कोई संशोधन नहीं है, कोई संशोधन नहीं है। जैसे ही ऐसा बोले हिम्मत सिंह जी ने कहा, अरे सर मेरा संशोधन है, मैं तो रखना चाह रहा हूं। क्या रखना चाह रहा हूं?
तो हिम्मत सिंह जी माहेश्वरी कह रहे हैं साहब विषय 10 में जो 10 नंबर जो विषय है इसके नीचे एक लाइन और जोड़ दो। क्या जोड़ दो? प्रदेशों को मुआवजा देने के अधीन, यानी परमाणु शक्ति जो विषय आप रखोगे, परमाणु शक्ति से उत्पादन संबंधित जो खनिज आप रखोगे वो रखना संघ सूची में, लेकिन नीचे लिख दो प्रदेशों को मुआवजा देने के अधीन। यानी इस संदर्भ में किसी भी प्रकार का खनिज अगर किसी प्रदेश से निकाला जाएगा तो प्रदेशों को इस संदर्भ में क्या दिया जाएगा? मुआवजा दिया जाएगा। ये लिखो आप, क्या लिख दो? मुआवजा दिया जाएगा, ये लिख दीजिए। इसके पीछे तर्क दे रहे हैं। मेरे इस संशोधन का उद्देश्य यह है कि परमाणु शक्ति उत्पादन करने के लिए जिन जिन स्थानों के खनिज पदार्थों के साधनों की आवश्यकता हो उनका मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसके लिए किसी लंबे तर्क की आवश्यकता नहीं है। मैं आशा करता हूं कि मेरी बात को बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार कर लेगी ये संविधान सभा। बात तो गजब की कही है। परमाणु हथियार रखो आप अपने पास, संघ सूची का विषय रखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रदेशों को, राज्यों को उसमें बारे में मुआवजा दो भाई। आप निकालोगे तो हमको भी कुछ मिलना चाहिए ना। जैसे राजस्थान के बाड़मेर से तेल का उत्खनन होता है तो राजस्थान को तो बहुत बड़ा मुआवजा या रॉयल्टी मिलती है कि नहीं मिलती है, जानते हैं ना राजस्थान के लोग। तो इसी प्रकार की वो बात हिम्मत सिंह जी माहेश्वरी कह रहे हैं। अध्यक्ष साहब क्या बोल रहे हैं? क्या कोई और व्यक्ति इस विषय पर बोलना चाहता है? कोई नहीं बोला, तो फिर कौन बोलेंगे? जब कोई नहीं बोला तो फिर कौन बोलेंगे बताइए? गोपालास्वामी आयंगर साहब बोलेंगे। गोपालास्वामी आयंगर बोलेंगे क्योंकि वो क्या है? प्रस्तावक है। गोपालास्वामी आयंगर क्या कह रहे हैं? श्रीमान जी, ये मद केवल अणुशक्ति और उसके लिए आवश्यक खनिज पदार्थों के संबंध का है। संघ की सूची में ऐसे विषयों को शामिल करने का आशय ये नहीं है कि केंद्र किसी के निजी खनिज संसाधनों को अपनाना चाहता है, चाहे वे देशी रियासतें हो या प्रांतों हो या किसी की व्यक्तिगत हो। वो कह रहे हैं कि भाई साहब, हिम्मत सिंह जी माहेश्वरी कह रहे हैं भाई मुआवजा दिया जाएगा, तो मुआवजा हम कोई राज्यों के खनिजों को थोड़ी हड़प रहे हैं, हम किसी रियासत के खनिज को थोड़ी हड़प रहे हैं, किसी व्यक्ति के खनिज को थोड़ी हड़प रहे हैं जो मुआवजा देंगे। यदि संघ के हित के लिए यह आवश्यक है कि नियंत्रण का प्रयोग किया जाए या उन साधनों को प्राप्त कर लिया जाए तो उचित मुआवजा दे देंगे। इसमें कहने की बात क्या है? इसमें लिखने की बात क्या है? ऐसा वो कह रहे हैं। तो हिम्मत सिंह जी कह रहे हैं अगर आप ऐसा आश्वासन दे रहे हो तो मैं मेरा संशोधन क्या कर लेता हूं, वापस ले लेता हूं। उन्होंने अपना संशोधन क्या ले लिया? वापस ले लिया। वापस लेते ही विषय नंबर 10 क्या हो गया? पास हो गया। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पाए? क्या प्रस्ताव यह था कि परमाणु शक्ति जो विषय है संघ सूची में होना चाहिए। हिम्मत सिंह जी माहेश्वरी कह रहे हैं कि इस संदर्भ में प्रदेशों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। प्रस्तावक महोदय कह रहे हैं भाई मुआवजा तो हम लोग देंगे, लिखने की आवश्यकता क्या है? तो हिम्मत सिंह जी माहेश्वरी कह रहे हैं अगर इतना आश्वासन दे रहे हो तो मैं अपना संशोधन क्या कर लेता हूं? वापस ले लेता हूं। आइटम नंबर 10 विषय 10 क्या हो गया? पास हो गया। अब आया कौन सा आइटम, कौन सा विषय? विषय 11। कौन सा है भाई 11 नंबर विषय? चलो चर्चा करते हैं। विषय 11 आप खुद मुझे बताएंगे उस पर चर्चा होगी कि नहीं होगी। सब लोग जूम और यूट्यूब के जो साथी हैं, अरे भाई क्या कह रहे हो? यूट्यूब वालों की पढ़ाई का तो कोई पढ़ाई नहीं समझता है सर, तो हमको गिन ही नहीं रहे। अरे क्या बात करो, यूट्यूब वालों की संख्या दिखती है भाई, यूट्यूब वालों के नाम दिखते हैं, फोटो नहीं दिखता है। जूम वालों के नाम दिखते हैं, फोटो भी दिखता है, उनकी हरकतें भी दिखती है। इसलिए मैंने ऐसा कहा यार यूट्यूब तो जान है, तो फिर जूम वाले क्या है? जूम वाले आत्मा है। क्या बात है, क्या बात है। 11 नंबर विषय, विषय नंबर 11 पर चर्चा कर रहे हैं। आप मुझे बताना कि इस विषय पर चर्चा होगी या नहीं होगी या तुरंत पास हो जाएगा। 11 नंबर विषय है विदेशी मामले, ऐसे मामले जिनसे संघ सरकार का किसी दूसरे देश से संबंध पड़ता हो। क्या इस विषय पर कोई चर्चा होगी? कोई राज्य कहेगा कि नहीं साहब ये विषय तो हमको दे दो। यूरोप के साथ कैसी चर्चा की जाए, राजस्थान वाले कहेंगे क्या ये विषय हमको दे दो। चाइना के साथ कैसी चर्चा की जाए, यूपी वाले कहेंगे क्या ये विषय हमको दे दो। ऐसा नहीं होगा बिल्कुल। तो 11 नंबर विषय पर क्या होता है जरा देखिएगा। अब हम विषय नंबर 11 लेते हैं। इस पर कोई संशोधन नहीं है, मैं इस पर वोट लेता हूं और प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया बिना किसी चर्चा के। प्रस्ताव स्वीकार। विदेशी संबंध तो संघ सरकार का ही विषय होगा, ऐसा आप जानते हैं। क्या मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे हैं? पता मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसे ऐसे विषय पर इसलिए चर्चा करना चाहता हूं ताकि आपके मस्तिष्क में यह बात आ जाए कि ऐसे कौन से विषय होते हैं जो संघ सूची में शामिल किए जाते हैं। संघ सूची में वो विषय शामिल किए जाते हैं जिनकी इंपॉर्टेंस नेशनल लेवल की होती है,
जैसे अभी क्या तर्क दिया गया कि हथियार के संदर्भ में हम ये विषय राज्य सूची में नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हथियार के संदर्भ में पूरे देश में क्या रहे, एक रूपता रहे। ये कॉन्सेप्ट जितने क्लियर करोगे, इसके बाद में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आपसे कैसा भी कोई प्रश्न पूछ ले कि फला फला विषय कौन सी सूची का है, तो बिल्कुल आप अंदाज लगा सकते हो कि ये विषय जो है वो कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है। उसके बाद में आप आराम से बता सकते हो कि ये संघ सूची है या राज्य सूची है या फिर ये समवर्ती सूची है। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हैं? विजय यादव जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 11वां नंबर जो विषय है आराम से क्यों पास हो गया? क्योंकि विदेशी संबंध कोई थोड़ी कहेगा, सिक्किम थोड़ी कहेगा कि यार इंग्लैंड के साथ कैसे बातचीत करनी है, हमको विषय दीजिए, ऐसा थोड़ी होता है, राइट। अब 12वां विषय आप बताना, चर्चा होगी कि नहीं होगी। 12वां विषय कौन सा बोलूं? डिप्लोमेसी यानी कूटनीति, दूतावास और व्यापार संबंधी प्रतिनिधित्व, यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो व्यापार होता है, जो दूतावास, अलग अलग देशों के जो दूतावास होंगे, और डिप्लोमेसी यानी कूटनीति। अब इस विषय को संघ सूची में रखा जाना चाहिए या राज्य सूची में, आप बताओ। ऑब्वियसली संघ सूची में होगा। क्यों? यूट्यूब वालों इस बार बता दीजिए आप, यूट्यूब वालों। चला देखते हैं 12वां विषय पर क्या हो रहा है। 11वां तो पास हो गया, 12वां विषय। अब हम आइटम नंबर 12 को लेते हैं। रियासतों के प्रधानमंत्री की ओर से इस पर एक संशोधन है, यानी वीटी कृष्णमाचारी जी एक संशोधन लेकर आ रहे हैं। हम अपने संशोधन को पेश नहीं करते हैं साहब, उनका नाम पुकारा गया तो बोला हम अपना संशोधन पेश नहीं करते। तो अध्यक्ष आप क्या कहते हैं? आइटम नंबर 12 पर और कोई संशोधन नहीं है। जो इस आइटम के रखे जाने के पक्ष में है वो हां बोले। सबने हां बोला, आइटम नंबर 12 स्वीकार कर लिया गया बिना किसी चर्चा के, बिना किसी संशोधन के, क्योंकि इस विषय पर किसी को कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। 13वां विषय आप मुझे बताना भाई, और यूट्यूब वालों और जूम वालों दोनों सुनिए। 13वां जो विषय, अच्छा यूट्यूब वालों जरा सुनना, संघ सूची का एक विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं और वो विषय मैं रख रहा हूं, फिर आप मुझे बताना कि उस विषय पर कोई ऑब्जेक्शन होगा क्या? कोई कहेगा कि इसको संघ सूची में मत रखो, इसको राज्य सूची में रख दो, कोई कहेगा कि नहीं कहेगा, मुझे बताना। 13वां विषय का नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या कोई राज्य ये कहेगा, बिहार वाले ये क्या कहेंगे कि नहीं साहब संयुक्त राष्ट्र संघ से कैसे बातचीत करनी है, ये तो हमको दे दीजिए विषय? ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। तो 13वां विषय है यूएनओ, यानी अब एक बात बताऊं आपको, इंपॉर्टेंट बात, यूट्यूब वालों और जूम वालों सब सुन लीजिए। कभी आपकी प्रतियोगी परीक्षा में एक प्रश्न पूछ लिया ना, क्या कि इनमें से कौन सी संस्था का उल्लेख भारत के संविधान में नहीं है? नंबर 1 संघ लोक सेवा आयोग, नंबर 2 चुनाव आयोग, नंबर 3 संयुक्त राष्ट्र संघ, नंबर 4 कर्मचारी चयन आयोग। पता है अधिकांश विद्यार्थी क्या लिखेंगे? संयुक्त राष्ट्र संघ को लिखेंगे, कि उनको लगता है अगर यार संयुक्त राष्ट्र संघ हमारे यहां क्या कर रहा है भारत के संविधान में। अरे भाई संयुक्त राष्ट्र संघ हमारे यहां कुछ कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ हमारे संघ सूची का एक विषय है, आज भी है, आज भी है। ये ध्यान रखना भाई, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का उल्लेख भारत के संविधान में आज भी है, और संविधान में जब चर्चा हुई थी तब भी था। इसी प्रकार से कभी किसी विश्वविद्यालय का नाम आ गया कि इनमें से कौन से विश्वविद्यालय का नाम संविधान में है अथवा नहीं है, तो ध्यान रखिएगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU संविधान में उल्लेखित है संघ सूची के एक विषय के रूप में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी संविधान में उल्लेखित है संघ सूची के विषय के रूप में। आप कभी सोच सकते हैं क्या ऐसा कि यार ये यूनिवर्सिटी वहां पर क्या कर रही है? अरे हमारे संविधान सभा में इस पर पर्याप्त चर्चा हुई थी, हमने कुछ विश्वविद्यालय को संघ सूची में रखा था पहले दिन से। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय संघ सूची का विषय है और आज भी है। BHU संघ सूची का विषय है और आज भी है, यानी हमारे संविधान में कुछ विश्वविद्यालयों के नामों का उल्लेख भी है। क्या सोच सकते हैं आप? ये बातें थोड़ी सी ध्यान रखना है। चलिए विषय 13 पर लेते हैं। 13 पर कोई संशोधन नहीं, 13 स्वीकार। संयुक्त राष्ट्र संघ 13वें विषय के रूप में संघ सूची में आ गया, किसी ने कोई चर्चा नहीं की, स्वीकार कर दिया। अब 14वां विषय रखा जाएगा। 14वां विषय पहले मैं आपके सामने रखता हूं। 14वां विषय है अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, संघ और अन्य संस्थाओं में शामिल होना और उसके निर्णयों को लागू करना। अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेना और उसके निर्णयों को लागू करना, यह 14वें विषय के रूप में संघ सूची में आ रहा है।
इस विषय पर कैसी चर्चा होगी जरा देखिएगा। सर वीटी कृष्णमाचारी कह रहे हैं कि साहब जो विषय 14 है उस पर मेरा संशोधन है। क्या संशोधन है जरा देखिएगा। आप एक बात नोट कर पा रहे हैं क्या मेरी? संघ सूची के विषय पर ज्यादातर कौन बोल रहे हैं? हिम्मत सिंह जी माहेश्वरी आ रहे हैं, नजरुद्दीन जी अहमद साहब आ रहे हैं, या फिर वीटी कृष्णमाचारी जी आ रहे हैं। वीटी कृष्णमाचारी जी इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो रियासत से हैं। उनको लगता है पता नहीं भारत का भविष्य में कैसा राज्य बनेगा, कैसा देश बनेगा। हिम्मत सिंह जी माहेश्वरी वो भी रियासतों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए वो अपने रियासतों के हितों को लेकर बहुत ज्यादा सक्रिय हैं। ठीक है, तो जरा देखिएगा वीटी कृष्णमाचारी जी विषय संख्या 14 के नीचे क्या जुड़वाना चाहते हैं, जरा देखिएगा। बस शर्त है कि केवल इस मद को सूची में शामिल कर लेने के आधार पर किसी प्रांत या संघ में शामिल रियासत के लिए इन निर्णय को क्रियान्वित करने का अधिकार संघ को नहीं होगा जब तक कि प्रांत या रियासत की पूर्व स्वीकृति ना हो। क्या बात कही है, मजा आ गया। उन्होंने कहा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने का अधिकार भारत सरकार को है। इस विषय पर कानून बनाने की जिम्मेदारी संसद पे रखिए, इस विषय को संघ सूची में रखिए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अगर आपने भाग लिया और वहां से कुछ करके अगर आप आ गए तो वो जो बात है रियासतों पर तब लागू होगी जब रियासत पहले इस संदर्भ में अपनी क्या देगी, स्वीकृति देगी। पहले रियासत कहेगी हाँ हम पर लागू कर दो तो लागू कर पाओगे, वरना आप लागू नहीं कर पाओगे। ऐसा कह रहे हैं कौन? वीटी कृष्णमाचारी जी। वो तर्क दे रहे हैं, श्रीमान जी हम अनेकों प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संघों और अन्य संस्थाओं में भाग लेते हैं। इन सम्मेलनों, संघों और अन्य संस्थाओं के निर्णय को क्रियान्वित करने का अधिकार का आधार यह होना चाहिए कि निर्णय का विषय प्रांतीय है या संघीय है, केंद्रीय विषय है। मेरा प्रस्ताव यह है यदि यह निर्णय प्रांतीय विषय से संबंधित है तो इन निर्णय को क्रियान्वित करने से पूर्व प्रांत की स्वीकृति ली जानी चाहिए। आप अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने चले जाओगे, कृषि के संदर्भ में कोई विषय है, वहां भाग लेके आ जाओगे और आप कहोगे साहब हम तो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने गए, कृषि के संदर्भ में है, अब हम तो इस विषय पर कानून बनाएंगे। तो वीटी कृष्णमाचारी जी कह रहे हैं साहब कृषि हमारे यहाँ राज्य सूची का विषय है, तो कृषि के संदर्भ में आप अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लो और उसको अगर क्रियान्वित करवाना चाहते हो तो कम से कम पहले राज्य को पूछ लो, राज्य से सहमत है तो ही लागू करना, अन्यथा लागू नहीं करना। आप क्या जानते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 253, आज का भारतीय संविधान का अनुच्छेद 253 पता है नरसिंह जी? क्या बताओ जरा, अनुच्छेद 253 क्या कहता है पता है? उसमें लिखा हुआ है कि यदि भारत सरकार किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौतों पर हस्ताक्षर कर लेती है तो राज्य सूची के विषय पर भी कानून बनाने की जिम्मेदारी जो है किसको प्राप्त हो जाती है? संसद को प्राप्त हो जाती है। भाई संगीता जी बताइए क्या बात सही कह रहा हूं? अनुच्छेद 253 में ऐसा लिखा हुआ है आज के दिन, उसी पर चर्चा चल रही है कि क्या ऐसा हो सकता है क्या? आज का भारत का संविधान का अनुच्छेद 253 यह कहता है कि यदि हमारी सरकार किसी राज्य सूची के विषय के संदर्भ में भी अगर अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते पर हस्ताक्षर करके आ गई है तो राज्य सूची के विषय पर भी कानून बनाने की जो जिम्मेदारी है वो संसद को प्राप्त हो जाती है। वीटी कृष्णमाचारी जी इस संदर्भ में संशोधन लेकर आए थे। अध्यक्ष आप कह रहे हैं, फिर वो वीटी कृष्णमाचारी जी आगे कुछ और कह रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर यह सम्मेलन कृषि, खाद्य पदार्थ तथा अधिकतर और भी ऐसे विषय के संदर्भ में रखते हैं जो कि प्रांतीय अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। माननीय सदस्यों को याद होगा कि भारत सरकार का अधिनियम 1935 की धारा 106 इसकी व्यवस्था करती है। यदि धारा 106 के पुनर्निर्माण करने की मंशा हो तो मेरे संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं होगी, और यदि ऐसी कोई मंशा नहीं हो तो मैं प्रस्ताव रखता हूं कि इन शब्दों को मद 14 के अंत में जोड़ दिया जाए। क्या बात कही है, गजब की बात कही है। मैंने उदाहरण भी एग्रीकल्चर का ही दिया। एग्रीकल्चर इज ए सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट, यानी राज्य विधानमंडल उस विषय पर कानून बनाएगा और संसद या भारत सरकार उस विषय पर कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौता करके आ गई है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेकर आ गए हैं तो संसद को अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो कृष्णमाचारी जी ने उस समय इशारा कर दिया कि भाई साहब इसको स्थिति को थोड़ा सा क्या कीजिए, क्लियर कीजिए। अध्यक्ष साहब कह रहे हैं एक और संशोधन है जो माधवराव जी रखना चाहते हैं। माधवराव जी ने कहा नहीं साहब मैं तो कोई संशोधन नहीं रखना चाहता हूं। अब आ जाता है नजरुद्दीन जी अहमद साहब। वो कह रहे हैं साहब मैं चाहता हूं कि विषय 14 के नीचे निम्न शब्द जोड़ दिए जाए। क्या जोड़ दिया जाए? कानून निर्माण की अपनी क्षमता के अंतर्गत विषय तथा प्रांत अथवा रियासत पर प्रभाव डालने वाले
अन्य विषय पर ऐसे प्रदेशों की स्पष्ट स्वीकृति से। नजरुद्दीन अहमद जी भी वही बात कह रहे हैं जो वीटी कृष्णमाचार्य जी कह रहे हैं। वो कह रहा है कि भाई भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने का अधिकार है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेकर उनके निर्णयों को लागू करने का अधिकार है, लेकिन बात जब राज्य सूची से संबंधित विषय की आती है तो आप रियासतों से इस बारे में राय लेंगे, राज्यों से पहले पूछेंगे, उनकी स्वीकृति मिलेगी तो ही आप आगे बढ़ेंगे, अन्यथा आगे नहीं बढ़ेंगे। बात तो ठीक है, ऐसा नजरुद्दीन जी अहमद साहब ने कहा। फिर अध्यक्ष साहब कह रहे हैं और कोई संशोधन नहीं है, अब हम चाहे तो इस पर वाद विवाद कर सकते हैं। तो फिर के एम मुंशी जी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी जी क्या बोलते हैं? अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन मेरे माननीय मित्र वीटी कृष्णमाचार्य ने प्रस्तुत किया है उसका मैं विरोध करता हूं। हेलो, वो क्या कह रहे हैं? मैं इसका क्या करता हूं? विरोध करता हूं। माननीय सदस्य देखेंगे कि विषय 16 इस प्रकार से है, वो विषय 16 की बात करेंगे, जबकि हम किस पर चर्चा कर रहे हैं? 14 की चर्चा कर रहे हैं। वो कहेंगे, वो कह रहे हैं कि माननीय सदस्य देखेंगे कि विषय 16 इस प्रकार से है। तो फिर जैसे ये बोलेंगे तो वीटी कृष्णमाचार्य जी कहेंगे, अरे भैया हम 16 पर चर्चा कर रहे हैं क्या? हम तो 14 पर चर्चा कर रहे हैं। वीटी कृष्णमाचार्य जी कह रहे हैं, क्या हम 16 पर चर्चा कर रहे हैं? हम तो अभी 14 पर चर्चा कर रहे हैं और आप विषय 16 बता रहे हैं। ऐसे कैसे हो गया? क्या के मुंशी जी को यह भी पता नहीं था कि संविधान सभा में विषय नंबर 14 पर चर्चा चल रही है? क्या के मुंशी जी को पता नहीं था? और के मुंशी जी सीधा विषय नंबर 16 पर चर्चा करने लग गए। तो 16 पर चर्चा करने लगे तो वीटी कृष्णमाचार्य जी ने कहा, अरे भाई साहब हम 16 पर नहीं है, हम 14 पर है। तो ऐसे कैसे हो गया यार? बताओ जरा, क्या सोचते हो आप यूट्यूब वालों, ऐसे कैसे हुआ होगा? तो क्या हम एक बार विषय 16 को देख लें? अगर विषय 16 को अगर हम लोग देख ले, क्या पता मिलता जुलता हो तो ऐसा हो सकता है। जरा देखते हैं विषय नंबर 16। तो विषय पहले 14 तो देख ले वापस, विषय 14 बोल रहा हूं वापस, फिर 16 बताऊंगा। विषय 14, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, संघों और संस्थाओं में शामिल होना और उनके निर्णयों को कार्यान्वित करना। यह कौन सा विषय है? 14 है। और विषय 16 क्या है? दूसरे देशों के साथ संधि या समझौता करना और उसे कार्यान्वित करना। के मुंशी जी इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं थे भाई। वो कह रहे हैं कि विषय दोनों एक दूसरे के मिलते जुलते हैं। अगर आप किसी देश के साथ संधि करते हो, समझौता करते हो, तो समझौता कर दिया तो उसे लागू भी करना संघ सूची का विषय होना चाहिए। और 14 नंबर क्या है? किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बैठकों में भाग लेते हो और वहां कुछ हस्ताक्षर करते हो तो उसको क्रियान्वित करना। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेना, जैसे सार्क की बैठक में आपने भाग लिया, बिम्स्टेक की बैठक में आपने भाग लिया, G20 की बैठक में भाग लिया, G29 की बैठक में आपने भाग लिया और वहां कुछ आप हस्ताक्षर करके आए हो। और किसी देश के साथ संधि करना, नेपाल के साथ संधि की, भूटान के साथ संधि की, यूएसए के साथ संधि या समझौता किया। 14 और 16 नंबर विषय क्या है? मिलते जुलते हैं। क्या समझ में आई मेरी बात यूट्यूब वालों? पूनम कह रहे हैं, अंशु जी कह रहे हैं सेम है। अंशु जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, सेम है ये विषय। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात कर रहा है और एक देश की बात कर रहा है। एक कह रहा किसी अन्य देश के साथ संधि समझौता करना और एक कह रहा किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बैठकों में भाग लेना। के मुंशी जी इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। के मुंशी जी क्या कर रहे हैं जरा सुनिए। मैं इन दोनों में भेद बतला रहा हूं यार। वो क्या कह रहे हैं? मैं इन दोनों में भेद बतला रहा हूं। यदि माननीय सदस्यों में सुनने का धैर्य है तो भेद बतला रहा हूं। क्या बात कही है। अरे यार थोड़ा धैर्य रखो, मैं 16 पर ही चर्चा कर रहा हूं और मुझे मालूम है कि तुम 14 पे चर्चा कर रहे हो, पर धैर्य से मेरी पहली बात तो सुन लो। मैं इन दोनों में अंतर बतला रहा हूं। क्या गजब के लोग थे। क्या कह रहे हैं? विषय 14 द्विरूपात्मक संधियों के संबंध का नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के संबंध का है। सभा इस बात को भली प्रकार जानती है कि आजकल अंतर्राष्ट्रीय संबंध संधियों द्वारा शासित नहीं किए जाते। ऐसे बहुत से सम्मेलन हैं जहां भारत अपने प्रतिनिधि भेजता है और भविष्य में और भी अधिक प्रतिनिधि भेजेगा। वो कहेगा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अलग चीज है और अंतर्राष्ट्रीय संधि अलग चीज है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जैसे मैंने कहा, सार्क की बैठक में भाग लिया, यूएनओ की बैठक में भाग लिया, आपने यूनिसेफ की बैठक में भाग लिया, वो आएगा 14 नंबर आइटम में। लेकिन आपने पाकिस्तान के साथ संधि की, अमेरिका के साथ संधि की, इंग्लैंड के साथ संधि की, वो किस में आएगा? 16 नंबर में आएगा। वो वीटी कृष्णमाचार्य जी को कह रहे हैं कि भाई साहब आपने 14 और 16 को मिक्स कर दिया है, जबकि मैं क्या करना चाह रहा हूं, इसके भेद को मिटाना चाह रहा हूं। क्या लोग थे, क्या लोग थे वो। ये समझने की आवश्यकता है भाई।
क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हैं? फिर आ रहे हैं हृदयनाथ कुंजरू साहब, क्या बोल रहे हैं जरा सुनिएगा। श्रीमान जी, मैं ये अनुभव करता हूं कि सर वीटी कृष्णमाचार्य ने जो संशोधन सभा के समक्ष रखा है वो भारत सरकार के अधिनियम 1935 के एक्ट की धारा 10 ख का लगभग दोहराना मात्र है और वो बहुत बुरा है। गत 10 वर्ष से इस व्यवस्था पर जितनी आलोचना हुई है उससे वे अपरिचित नहीं हो सकते, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं हृदयनाथ कुंजरू जी। वो कह रहे हैं कि आपने कोई नई बात नहीं रखी है, 1935 के अधिनियम में जो लिखा हुआ है उसी बात को आपने एज इट इज रखा है। फिर आ रहे हैं सरदार के.एम. पनिकर साहब। अध्यक्ष महोदय, सर वीटी कृष्णमाचार्य के प्रस्ताव के पश्चात जो वाद विवाद हुआ उसमें मेरे विचार से बहुत गलतफहमी हो रही है। वाद हेतु यह नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के निर्णय को केंद्रीय व्यवस्थापिका द्वारा पुष्ट किया जाए या क्रियान्वित किया जाए। प्रत्येक व्यक्ति ने यह स्वीकार किया है कि भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में किए गए समझौते को संसद में पुष्ट किया जाना चाहिए तथा क्रियान्वित किया जाना चाहिए। फिर वाद हेतु क्या है? वाद हेतु यह है कि ऐसा करने के लिए उससे इसको संघ के मदों में रखा जाए अथवा समवर्ती सूची में रखा जाए, जिससे कि इस संदर्भ में कानून निर्माण का अधिकार दोनों को प्राप्त हो जाए। वाह, क्या बात कही है। के.एम. पनिकर साहब ने कहा कि साहब विषय यह नहीं है कि किसको क्या करना चाहिए, विषय यह है कि इसे संघ सूची में रखा जाए या सहगामी सूची में। सहगामी क्या होती है? सहगामी सूची यानी समवर्ती सूची। ध्यान रखना भाई, कभी प्रश्न आएगा सहगामी सूची, फिर कहेंगे अरे साहब भारत के संविधान में तो सहगामी सूची है ही नहीं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। तो समवर्ती सूची का नाम ही क्या है? सहगामी सूची। किट्टू चौधरी जी बड़ा ध्यान रखिएगा, समवर्ती सूची के लिए संविधान सभा में क्या शब्द का प्रयोग किया है? सहगामी सूची। इसको थोड़ा ध्यान रखना, सहगामी सूची या समवर्ती सूची एक ही शब्द है, ये थोड़ा ध्यान रखना, इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। फिर आ रहे हैं बड़ौदा वाले बी.एल. मित्तर साहब। ये बी.एल. मित्तर साहब कौन? बी.एल. मित्तर साहब हमारी प्रारूप समिति के एक मेंबर बनेंगे। बी.एल. मित्तर साहब रियासतों की ओर से संविधान सभा में बोलने वाले पहले व्यक्ति बी.एल. मित्तर साहब। देखो मैंने इस चीज को कई बार बोला आपके सामने, इसको ध्यान रखना। बी.एल. मित्तर साहब वही बी.एल. मित्तर साहब जिन्होंने प्रारूप समिति से क्या कर दिया था, बाद में इस्तीफा दे दिया था, ये भी ध्यान रखना। क्या कह रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं इस सभा का ध्यान एक बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसे अभी तक स्पर्श नहीं किया गया है। कौन सी बात? भारत ब्रिटिश भारत और रियासतों का भारत था, अतः रियासतों के लिए विशेष व्यवस्था बनानी हमको पड़ गई थी, परंतु अब भारत एक स्वतंत्र भारत है। जहां तक बाह्य संसार का संबंध है, प्रांतों और रियासतों में अब कोई भेदभाव नहीं है, अतः भारत सरकार के लिए किसी भी संविधान का हवाला देना संगत नहीं है। यह विषय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में किए गए निर्णय को क्रियान्वित करने के बारे में भी है। निर्णय को क्रियान्वित करने से पूर्व आपको उसकी पुष्टि करनी है। निर्णय को पुष्टि करने के लिए संसद के सामने लाया जाएगा। इसके बाद यदि संसद इस प्रकार का निर्णय करती है कि कानून निर्माण द्वारा इस पुष्टि को क्रियान्वित करने की आवश्यकता है, तभी विषय 14 का प्रयोग होता है। विचार कीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में निर्णय करने के लिए क्या क्या विषय हो सकते हैं। वे ऐसे विषय होंगे जो समस्त राष्ट्रों पर लागू होते हैं, जो राष्ट्रीय हित के विषय होंगे, ना कि प्रांतीय हित के संदर्भ में। बी.एल. मित्तर साहब एक अलग बात कह रहे हैं कि यार आप इतनी चिंता क्यों व्यक्त कर रहे हो। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में ऐसे विषय रखे जाएंगे जो राष्ट्रीय महत्व के होते हैं, राज्यों के महत्व के नहीं होते, ऐसे बी.एल. मित्तर साहब कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप लोग जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में छोटी से छोटी बात पर भी चर्चा की जा सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पानी, हमारे घर में जो पानी आता है वो राज्य सूची का विषय है। तो क्या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में इस विषय पर चर्चा नहीं हो सकती कि पानी शुद्ध होना चाहिए? हो सकती है, इसमें क्या दिक्कत है। जैसे स्वच्छता, जैसे पर्यावरण, ये सब लोकल इंपॉर्टेंस के विषय है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में इस विषय पर चर्चा होती है। लेकिन बी.एल. मित्तर साहब कह रहे हैं कि आप इतनी चिंता मत करो, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में तो ऐसे विषय पर चर्चा होगी जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, राज्य महत्व के विषय पर चर्चा नहीं होगी, जबकि ये बात ठीक नहीं है। हाँ, सत्यवान जी कह रहे हैं कि पानी तो एक बहुत बड़ा विषय है, वो कह रहे हैं इस प्रकार की बात। अब भैया एक मेंबर आ रहे हैं, नाम है टी चन्नैया जी। नाम बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, टाइम क्या हुआ पहले तो ये देख लेता हूं। अरे भाई फीडबैक का लिंक इनको शेयर कीजिए ताकि जान में जान आए। हाँ, फीडबैक का लिंक शेयर कर दीजिए। इस पर बात करेंगे रक्षा जी।
रक्षा जी कह रहे कि बीएल मित्र ने इस्तीफा दिया या दिलवाया गया, सब बात करेंगे। दिलवाया गया तो कैसे कहेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे इस विषय पर। आने दीजिए ना, 29 अगस्त को पहले एक बार प्रारूप समिति गठित तो होने दीजिए। फीडबैक लिंक आपके पास आ गया है, बस अपना नाम सही लिखना भाई। आज 25 तारीख हो गई है, ध्यान रखना। अब टी चन्नैया जी है, ये मैसूर के हैं और मैसूर एक रियासत है। ये कन्नड़ भाषा में बोल रहे हैं, ठीक है। टी चन्नैया जी कन्नड़ भाषा में बोल रहे हैं। जैसे कन्नड़ भाषा में बोलने शुरू हुए, एचवी कामत साहब सबसे पहले खड़े हुए। एचवी कामत साहब ने कहा, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जब अंग्रेजी भाषा जानते हैं तो मेरा निवेदन है कि आप उन्हें अंग्रेजी भाषा में बोलने के लिए कहिए। तो टी चन्नैया जी क्या कह रहे हैं, मुझे मेरी मनचाही भाषा में बोलने का अधिकार है। टी चन्नैया जी कह रहे हैं मुझे मेरी मनचाही भाषा में बोलने का अधिकार है, और उन्होंने कन्नड़ में बोलना जारी रखा। तो फिर एक मेंबर आते हैं शंकर दत्तात्रेय देव, वो कह रहे हैं कि यार कम से कम हमें ये तो बता दो कि आप कौन सी भाषा में बोल रहे हैं। आप कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तमिल कौन सी भाषा में बोल रहे हैं, हमको कम से कम ये तो बता दो। तो अध्यक्ष कह रहे हैं कि जहां तक मुझे जो सूचना मिली है उसके हिसाब से वे कन्नड़ भाषा में बोल रहे हैं। फिर मोहनलाल सक्सेना जी कह रहे हैं, हम ये कैसे मालूम करें कि ये कन्नड़ भाषा में बोल रहे हैं, कैसे मालूम पड़ेगा कि इनकी भाषा जो बोल रहे हैं वो कन्नड़ है। तो दीवान चमनलाल जी इसके बाद में कह रहे हैं, मुझे एक वैधानिक आपत्ति है कि क्या मेरे माननीय मित्र द्वारा दिए गए वक्तव्य का किसी की समझ में आने वाली भाषा में अनुवाद करने का कोई प्रबंधन है क्या, कि ये जो भी भाषा बोल रहे हैं उस भाषा का ट्रांसलेशन करने की कोई व्यवस्था है क्या। तो अध्यक्ष साहब कह रहे हैं, अनुवाद करने की कोई व्यवस्था नहीं है। यदि कोई माननीय सदस्य अपनी मातृभाषा में बोलना चाहता है तो मैं उसे नहीं रोक सकता हूं, क्योंकि मैंने पहले भी एक जने को तेलुगु भाषा में और एक जने को तमिल भाषा में बोलने की परमिशन दी थी। इसलिए अगर ये कन्नड़ भाषा में बोल रहे हैं तो मैं इन्हें नहीं रोक सकता। तो एक मेंबर अभी थोड़ी देर बाद में क्या कहेगा, अरे आपको क्या मालूम पड़ेगा कि वो रिलेवेंट बोल रहे हैं या इररिलेवेंट बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो विषय के संदर्भ में है या नहीं है, ये आपको कैसे मालूम पड़ेगा। टी चन्नैया जो कन्नड़ भाषा में बोल रहे हैं उस पर चर्चा चल रही है। तो टी चन्नैया कह रहे हैं, साहब ठीक है, मैं तो मेरी भाषा में बोलूंगा। तो फिर एमएस अण्डेर साहब बोल रहे हैं, श्रीमान जी मुझे एक वैधानिक आपत्ति है, क्या वो रिलेवेंट बोल रहे हैं, जिस विषय के बारे में चर्चा चल रही है उसी विषय पर बोल रहे हैं। तो अध्यक्ष साहब क्या कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि वे रिलेवेंट बोल रहे हैं या इररिलेवेंट बोल रहे हैं। ये ऐसा तीसरी बार अवसर आ गया है, पहले एक सज्जन तेलुगु में बोले थे, एक तमिल में बोले थे, अब ये कन्नड़ में बोल रहे हैं। मुझे थोड़ी पता है कि ये रिलेवेंट है या इररिलेवेंट है। तो फिर बीजी खैर साहब क्या कह रहे हैं, वे रियासतों पर और केंद्र पर बोल रहे हैं और मैं निवेदन करता हूं कि इसका कोई संबंध इस विषय से नहीं है। बीजी खैर साहब को शायद कन्नड़ भाषा आती होगी, तो इन्होंने कहा कि वे तो रियासतों के बारे में बोल रहे हैं और हमारा जो विषय चल रहा है इसके साथ इसका कोई संबंध नहीं है। तो दीवान चमनलाल जी क्या कह रहे हैं कि साहब हमारा जो नियम है वो ये कहता है कि सभा में कार्यवाही हिंदुस्तानी, हिंदी या उर्दू या अंग्रेजी में होगी, बशर्ते संविधान के किसी सदस्य को, बशर्ते अध्यक्ष किसी सदस्य को उसकी भाषा में बोलने की परमिशन दे। तो आपने परमिशन दी क्यों कन्नड़ भाषा में बोलने की, जब आपको खुद को मालूम नहीं पड़ रहा है कि वो रिलेवेंट बोल रहे हैं या इररिलेवेंट बोल रहे हैं। कैसी कैसी बातें चल रही है। फिर अध्यक्ष साहब कह रहे हैं, भाई मैंने नियम में ये पाया है और वहां कोई सदस्य अंग्रेजी में बात रखना चाहता है तो रख सकता है और मातृभाषा में भी रखना चाहे तो रख सकता है, लेकिन ये जो वक्ता जो कन्नड़ भाषा में बोल रहे हैं उनको खुद को सोचना चाहिए कि जब उनकी भाषा को कोई समझ नहीं रहा है तो उनकी बातों का कोई महत्व नहीं है। इसलिए अगर वो अंग्रेजी भाषा जानता है तो वो अंग्रेजी भाषा में बात कर सकते हैं। तो राजकृष्ण बोस क्या बोल रहे हैं, उस हालत में जब आप सदस्यों को उस भाषा में बोलने की इजाजत देते हैं जिसे अधिकांश सदस्य नहीं समझ सकते, तो कम से कम अध्यक्ष को अपने पास एक द्विभाषा तो रखना चाहिए। आप मातृभाषा में बोलने की परमिशन देते हैं, दीजिए, लेकिन कम से कम एक द्विभाषा तो रखो ताकि आपको समझ में आए। क्या पता गाली तो नहीं बोल रहे, क्या पता। तो टी चन्नैया साहब तो अपने मस्ती से कन्नड़ भाषा में बोलना जारी रखते हैं। टी चन्नैया नाम है, क्या नाम है, टी चन्नैया। तो अध्यक्ष बोल रहे हैं, हमने काफी वाद विवाद कर लिया है, अब मैं श्री एन गोपाल स्वामी से निवेदन करता हूं कि वे चाहे तो इसका उत्तर दे दे। फिर एन गोपाल स्वामी जवाब दे रहे हैं
कि दो सुझाव रखे गए, दो संशोधन आए, एक वीटी कृष्णमाचारी ने रखा और एक दूसरा नजरुद्दीन जी अहमद ने रखा। मेरे ख्याल से सार रूप में दोनों का संशोधन एक जैसा ही है, बिल्कुल एक जैसा ही है। जहां तक संशोधन के औचित्य से संबंध है, उन पर वक्ताओं द्वारा यथेष्ट प्रकाश डाला जा चुका है, जिन्होंने मेरे सामने विषय को लिया। जो वाद विवाद हो चुका है उसमें मैं कोई तत्व की बात आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूं। हमारे लिए मुख्य बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संघ या अन्य संस्थाओं में संघीय संसद को उस विषय में भाग लेने का अधिकार है या नहीं है, और इस प्रकार से एन गोपालस्वामी अयंगर अपनी बात को रख रहे हैं। और इसके बाद में वोटिंग होती है। वोटिंग में वीटी कृष्णमाचारी ने कहा कि विषय संख्या 14 के नीचे ये बात जोड़ दो। जो बात जोड़ने के लिए कही वो संविधान सभा ने अस्वीकृत कर दी, संशोधन अस्वीकृत हो गया। इसके बाद नजरुद्दीन जी अहमद साहब ने जो संशोधन रखा वो भी उसके जैसा ही था, उसको भी संविधान सभा ने क्या कर दिया, अस्वीकृत कर दिया। अब जो विषय 14 रखा गया उसके ऊपर वोटिंग हुई तो प्रस्ताव क्या कर दिया गया, स्वीकृत हो गया, विषय 14 पारित हो गया। अब कौन सा विषय आएगा, अब कौन सा विषय आएगा, अब विषय आएगा 15 विषय आपको मैं पहले बता देता हूं, इससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि उस विषय पर चर्चा होगी कि नहीं होगी। विषय 15 है युद्ध और शांति, वार एंड पीस। ये तो भाई संघ सूची का ही विषय होना चाहिए। क्यों भाई युद्ध के बारे में तो कोई राजस्थान सरकार थोड़ी निर्णय लेगी। राजस्थान सरकार थोड़ी निर्णय लेगी कि हमको अमेरिका से युद्ध करना चाहिए या चाइना के साथ युद्ध करना चाहिए। ये तो कौन निर्णय लेगा, भारत सरकार ही लेगी। तो विषय 15 है युद्ध और शांति। विषय 15 पर कोई संशोधन नहीं है, इसलिए मैं उस पर सीधा वोटिंग लेता हूं, प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। अब आया विषय 16। तो 16 नंबर जो विषय मैं बताऊं आपको पहले, हालांकि मैंने बता ही दिया कौन सा, अंतरराष्ट्रीय संधि और समझौता करने के बारे में। तो अध्यक्ष साहब कह रहे हैं कि साहब मेरे पास कुछ नाम आए हैं संशोधन के लिए। रामास्वामी मुदालियार, वीटी कृष्णमाचारी, एम.ए. श्रीनिवासन और सी.एस. वेंकटाचारी के द्वारा संशोधन रखने की सूचनी है। पहले वीटी कृष्णमाचारी जी कह रहे हैं मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं, तो वीटी कृष्णमाचारी जी ने प्रस्तुति नहीं किया और अपना संशोधन क्या कर लिया, वापस ले लिया। माधव राव कह रहे हैं मैं भी अपना संशोधन वापस लेता हूं। नजरुद्दीन जी अहमद साहब क्या करें, मैं ये चाह रहा हूं कि नीचे ये शब्द जोड़ दिया जाए। क्या जोड़ दिया जाए, कानून निर्माण करने की क्षमता के अंतर्गत विषय पर तथा प्रांत या रियासत पर प्रभाव डालने वाले अन्य विषय में। वो कह रहे हैं कि साहब आप किसी देश के साथ संधि समझौता करो, आपका मर्जी है, आपका विषय है, लेकिन अगर राज्यों पर प्रभाव डालता है तो पहले राज्य और रियासतों से इस संदर्भ में स्वीकृति ली जाएगी। ऐसा नजरुद्दीन जी अहमद साहब चाहते हैं कि यह शब्दावली जोड़ दी जाए। इसके बाद में वो अपनी बात को रखते हैं। तो इस विषय पर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर क्या कह रहे हैं वो जरा देखिएगा। यद्यपि विषय 14 पर सभा द्वारा निर्णय से विषय 16 पर कोई भी वक्तव्य अनावश्यक हो जाता है, फिर भी इस कथन को विचार में रखते हुए जब तक संधि या समझौता प्रांत द्वारा क्रियान्वित न किया जाए तब तक वह संधि या समझौता स्वीकृत नहीं माना जाना चाहिए। तथा यह एक ऐसा विचार भी रखा गया कि भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 106 के समान संविधान में पर्याप्त व्यवस्था रख दी जाए। मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं। श्रीमान जी, मैं ये निवेदन करता हूं कि जैसा सर बी.एल. मित्र द्वारा बताया गया कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 की धारा 106 के निर्माण करने के कारण अब विद्यमान नहीं है और विदेशों में जो संधि और समझौते किए जाते हैं उनको क्रियान्वित करने का अधिकार केंद्रीय व्यवस्थापिका को होना चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था में कोई शोभनीय बात नहीं है। प्रत्येक संघ संविधान में चाहे केंद्र या प्रदेशों के अधिकार का कैसा ही बंटवारा हो, इस बात का ध्यान न करते हुए कि संधि उस अधिकार का अपहरण करेगी जो कि प्रांतीय अधिकार के नाम से है। केंद्र को उस संधि के क्रियान्वित करने का अधिकार है। इस और ध्यान किए बिना भी ऐसी संधियों का विषय प्रांतों के अधिकार में होना चाहिए। मैं केवल उदाहरण सा दूंगा। अब गोपालस्वामी अयंगर साहब तो आए नहीं, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर जो कि बहुत जबरदस्त संविधान विशेषज्ञ हैं, वो दुनिया के कुछ देशों का एग्जाम्पल देते हुए कह रहे हैं कि साहब भारत सरकार किसी देश के साथ संधि समझौता करे, उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दुनिया के अलग अलग देशों में ऐसे विषय जो राज्य सूची से जुड़े हुए होते हैं उन विषयों पर राज्यों की व्यवस्थापिका से स्वीकृति लेने का भी प्रावधान है। ऐसा अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर साहब अपने भाषण में कह रहे हैं
और इसके लिए वो कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं। अमेरिका का दिया, फिर ऑस्ट्रेलिया का दिया, फिर इन्होंने कनाडा का एग्जाम्पल दिया। इसके बाद में एम अनंत श्यामनम अयंगर साहब भी बोलते हैं, और लास्ट में इन सब प्रश्नों का जवाब देते हैं एन गोपालस्वामी अयंगर साहब। श्रीमान जी, सभा में संशोधन पर जो कुछ कहा जा सकता था वह संशोधन पर वाद विवाद करते समय तथा आइटम संख्या 14 पर वाद विवाद करते समय कहा जा चुका है। मैं केवल एक प्रश्न लेना चाहता हूं जिसे श्री नजरुद्दीन अहमद साहब ने उठाया है, वह यह है, उन्होंने चाहा है कि यदि विषय के संदर्भ में यह संशोधन स्वीकृत नहीं होता है तो संविधान में इस संशोधन के सार को लेते हुए कोई अन्य व्यवस्था बना देनी चाहिए। श्रीमान जी, विषय 14 पर वाद विवाद करते समय मैंने ये बता दिया था कि इस विषय पर जो संशोधन पेश किया गया उस पर विचार विमर्श करना ही है, तो उसका सार रूप जो इस विषय के सिलसिले में ना हो, संशोधन के रूप में संशोधन विधान में लाया जा सकता है, संविधान में लाया जा सकता है, जब वह सभा के समक्ष विचारार्थ उपस्थित हो। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरे इस कथन से केवल सही पद्धति की ओर संकेत करने के आशय था जिसका अनुसरण किया जाना चाहिए, ऐसा गोपालस्वामी अयंगर साहब कह देते हैं। और फिर नजरुद्दीन जी अहमद साहब के द्वारा जो संशोधन रखा गया उस पर वोटिंग हुई और वो अस्वीकार कर दिया गया, यानी आइटम नंबर 16 जैसा रखा गया वैसा का वैसा पारित हो गया। अब लाएंगे विषय नंबर 17 को। अब 17 पर चर्चा होगी नहीं होगी हम देखेंगे। पहले वो विषय क्या है। विषय 17 है, आप मुझे बताना, दूसरे देशों के साथ व्यापार करना। दूसरे देशों के साथ व्यापार करना यह संघ सूची में एक विषय के रूप में रखा जा रहा है। इस विषय पर संविधान सभा क्या सोचती है? अध्यक्ष साहब कह रहे हैं विषय 17 के संदर्भ में मुझे 2 संशोधनों की सूचना मिली है। दोनों इस विषय को हटाने के संदर्भ में। सर वीटी कृष्णमाचारी कह रहे हैं नहीं नहीं सर मैं अपना संशोधन पेश नहीं कर रहा हूं। नजरुद्दीन जी कह रहे हैं नहीं नहीं सर मैं भी नहीं कर रहा हूं। तो अध्यक्ष साहब कह रहे हैं चलो ठीक है, फिर 17 को स्वीकार कर लो। कि हाँ स्वीकार, तो तुरंत क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया गया। यानी 17 पर भी किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई। हालांकि 2 संशोधन की सूचना दी गई थी, एक वीटी कृष्णमाचारी जी का था और दूसरा नजरुद्दीन जी अहमद साहब का था। दोनों ने अपने संशोधन वापस ले लिए बिना किसी चर्चा से। आइटम नंबर 17 पास हो गया। अब कौन सा आएगा आइटम? 18 आएगा। 18 पर चर्चा होगी कि नहीं होगी पहले ये तो देख लें कि विषय क्या है। 18 है विदेशों से ऋण लेना। बताओ इस पर चर्चा होगी कि नहीं होगी? विदेशों से ऋण लेना संघ सूची के विषय के रूप में आ रहा है। हां पूनम जी, पूनम जी बताइए, विदेशों से ऋण लेना संघ सूची के विषय के रूप में आया, क्या करें? चलिए देख लेते हैं। अध्यक्ष महोदय ने नाम बोला विषय 18 पर। माधवराव जी आपने संशोधन दिया, बोलिए, रखिए अपना संशोधन। तो माधवराव जी कह रहे हैं सर मैं अपना संशोधन पेश नहीं कर रहा हूं। हिम्मत सिंह जी माहेश्वरी कह रहे हैं सर मैं प्रस्ताव करता हूं कि विषय 18 के नीचे एक शब्द लिख दिया जाए। क्या लिख दिया जाए? ऊपर लिखा हुआ है विदेशों से ऋण, नीचे लिख दो संघ द्वारा लिए गए। संघ द्वारा लिए गए ऋण जो है वो संघ सूची में होना चाहिए। राज्य भी तो विदेशों से ऋण ले सकते हैं, क्यों चंद्रवीर जी? हमारी राजस्थान सरकार ऋण नहीं लेती है क्या? एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक से ऋण लेती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद पढ़े 293 और 294। अनुच्छेद 293 में ऋण के संदर्भ में प्रावधान है, 294 भी पढ़ना, आज लिखा हुआ उसमें। तो वो कह रहा है माहेश्वरी जी कि भाई विदेशों से ऋण संघ सूची का विषय हो, पर नीचे लिखो, क्या लिखो? जो संघ द्वारा लिए गए हो। भारत सरकार अगर विदेशों से ऋण लेती है तो वो संघ सूची का विषय हो गया। अगर विदेशों से ऋण राज्य सरकार लेती है तो वो संघ सूची का विषय क्यों होगा? ऐसा माहेश्वरी जी कह रहे हैं। तो वो क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। इस संशोधन का उद्देश्य यह है कि यह स्थिति स्पष्ट हो जाए कि इस विषय में जिन विदेशी कर्जों का हवाला दिया गया है वे केवल संघ सरकार द्वारा लिए गए हैं, या इससे यह मंशा है कि प्रदेशों, गैर सरकारी व्यापारिक केंद्रों या व्यक्तियों को विदेशों से कर्ज लेने का कोई अधिकार नहीं होगा। मद जिस रूप में है इस बात को स्पष्ट नहीं करता है। मैं कृतज्ञ होऊंगा यदि इस विषय के संदर्भ में कुछ प्रकाश डाला जाए। एपी पटानी साहब आ रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, जहां तक मैं समझता हूं जो संशोधन पेश किया गया है वह यह सुझाव रखता है कि केवल संघ या केंद्रीय सरकार ही नहीं वरन
प्रदेश भी विदेशों से ऋण ले सकते हैं। मेरे ख्याल से प्रदेशों को यह अधिकार देना खतरनाक होगा। प्रदेशों को विदेशों से ऋण लेने का अधिकार देना खतरनाक होगा। किसने कहा? एपी पटानी साहब ने। क्यों कहा? वो कह रहे हैं विशेषकर संघ सूची के उस विषय के होते हुए जिसके द्वारा संघ सरकार ने देश के किसी भी भाग में गंभीर आर्थिक संकट का सामना करने का उत्तरदायित्व ले लिया है। अरे भैया, आपको ऋण क्यों लेना है भाई? राज्यों, तुम्हें ऋण क्यों लेना है विदेशों से? तुम्हें ऋण लेने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? जब संघ सरकार यह कह रही है कि अगर देश के किसी भी भाग में संकट आ गया तो उसकी जिम्मेदारी हमको होगी, तो तुम्हें फिर ऋण लेना ही क्यों है? क्या तर्क है? यदि किसी प्रांत या रियासत को विदेशों से कर्ज लेने दिया जाता है तो संघ के लिए आर्थिक कठिनाइयां उत्पन्न कर दी जाती है, तो संघ सरकार पर बड़े संकट पड़ेंगे। इसलिए मैं संशोधनकर्ता से निवेदन करता हूं कि वे कृपया करके अपना संशोधन वापस ले ले। राज्य को ऋण लेने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। राज्य को क्यों ऋण लेना है? राज्य जब घाटे में चलेंगे तो संघ सरकार देखेगी ना, आपको ऋण लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा पटानी साहब कह रहे हैं। अब आ रहे हैं एन गोपालस्वामी अयंगर साहब जवाब देने के लिए। श्रीमान जी, संशोधन पेश करने वाले महोदय ने इस विषय के मद के अंतर्गत क्या क्या आता है इस बात का स्पष्टीकरण चाहे। विदेशों से कर्ज, ये शब्द तो मेरे ख्याल से जिस आशय से रखे गए उसे स्पष्ट करते ही है। स्पष्टतया संशोधन का उद्देश्य यह है कि संघ व्यवस्थापिका के कानून निर्माण के अधिकार संघ द्वारा लिए गए विदेशी कर्ज तक ही सीमित होने चाहिए। हेमंत सिंह जी कह रहे हैं भैया, गैर सरकारी कोई व्यापारिक केंद्र या व्यक्ति भी तो ऋण ले सकता है। तो गोपालस्वामी अयंगर कह रहे हैं यदि संघ व्यवस्थापिका इस प्रकार के कर्जों को नियमित करना और उन पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक समझती है तो उसे इसका अधिकार होगा, लेकिन इसका प्रयोग किया भी जाए या नहीं या कुछ विशेष परिस्थिति में किया जाए, इस विषय पर संघ व्यवस्थापिका द्वारा ही निर्णय लेना होगा। तो अध्यक्ष ने कहा वोटिंग करवा लूं क्या? हिम्मत सिंह जी माहेश्वरी के प्रस्ताव पर वोटिंग करवाई। संशोधन क्या हो गया? अस्वीकार हो गया। अब जो आइटम नंबर 18 था वो एज इट इज पास हो गया। अब आएगा आइटम नंबर 19। कृष्णमूर्ति राव को संशोधन रखना था, कुमार दास को भी रखना था, लेकिन उन्होंने अपना संशोधन नहीं रखा। 19 नंबर आइटम पास हो जाएगा तुरंत। ऐसा क्या है भाई? 19 नंबर आइटम क्या है बताऊं? आइटम नंबर 19 है नागरिकता, सिटीजनशिप। नागरिकता के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है भाई। संघ सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। तो किस देश, किस नागरिक को नागरिकता मिलेगी? विदेशी लोग कैसे भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं? ये अधिकार राज्यों को थोड़ी दिए जाएंगे। ये अधिकार किसको दिए जाएंगे? संसद को ही दिए जाएंगे। तो नागरिकता के संदर्भ में जो बात थी वो एज इट इज क्या हो गई? पास हो गई। फिर आया विषय नंबर 20। हिम्मत सिंह जी माहेश्वरी इसके लिए एक संशोधन लेकर आए। तो आप मुझसे पूछोगे पहले बता तो दो कि 20 है क्या? तो 20 बता रहा हूं। अपराधी भगोड़ों का आदान प्रदान। अपराधी भगोड़ों का आदान प्रदान, जैसे हमारे मालिया साहब भाग गए, उनको बुलाओ, उनको बुलाओ। ये संघ सूची का विषय है कि राज्य सूची का विषय? आज के दिन संघ सूची का है। हमारे एक भाई और है ललित मोदी जी, वो भी भाग गए। या फिर हमारे यहाँ पर जो 1992 में जो मुंबई में ट्रेन में जो बम ब्लास्ट हुए उसके जो दोषी है वो सब अपराधी है भाई। तो दाऊद इब्राहिम, दाऊद इब्राहिम को भारत में लाना ये संघ सूची का विषय होना चाहिए या राज्य सूची का विषय होना चाहिए? संघ सूची का विषय होना चाहिए, बिल्कुल। तो अपराधी भगोड़ों का आदान प्रदान ये है 20वां विषय। चर्चा देखते हैं क्या हो रही है। हिम्मत सिंह जी माहेश्वरी साहब आ गए संशोधन लेकर। वो कह रहे हैं कि साहब नीचे एक बात जोड़ दो। क्या बात जोड़ दो? एक प्रदेश तथा दूसरे प्रदेश के मध्य वर्तमान समझौते के अधीन, यह शब्द जोड़ दो कि जो अपराधी भगोड़े का आदान प्रदान जो होगा उसके नीचे जोड़ दो एक प्रदेश तथा दूसरे प्रदेश के मध्य वर्तमान समझौते के अधीन। वो कह रहे हैं कि साहब 1935 के अधिनियम में भी इस प्रकार की बातें लिखी हुई थी। इस व्यवस्था से श्रीमान जी अपराधी प्रत्युपरण प्रकट रूप से विदेशों से अपराधी लाने या भेजने मात्र से संबंध रखता था। वर्तमान सूची में अपराधी प्रत्युपरण को अन्य विषयों से जो कि विदेशी विभाग के अंतर्गत है पृथक कर दिया गया है। वो कुछ ऐसे विषय बता रहे हैं कि भाई कुछ विषय जो है वो और मिक्सअप हो रहे हैं इसमें।
फिर अध्यक्ष साहब कह रहे कोई और सदस्य इस विषय पर बोलना चाहता है क्या? तो नजरुद्दीन अहमद जी बोले, अध्यक्ष महोदय, मैं सोचता हूं कि एक बात को स्पष्ट करने की आवश्यकता है। अपराधी का जो प्रत्युत्पन्न कराओगे वह विषय जिसे मुझे प्रतीत होता है कि रियासतों ने अर्पण नहीं किया है, उस सूरत में यदि कानून बनाया जाता है या कोई प्रबंध संबंधी कार्रवाई की जाती है तो प्रश्न उठता है कि रियासतों से परामर्श किया जाएगा या नहीं, उसकी सम्मति ली जाएगी या नहीं, यह विषय स्पष्टीकरण चाहता है, ऐसा नजरुद्दीन जी अहमद साहब कह रहे हैं। तो एन गोपाल स्वामी अयंगर साहब आ रहे श्रीमान जी, मेरे विचार से भारत सरकार की संघ सूची के अंतर्गत विषयों के समूह से जो एक स्थान पर दर्ज किए गए हैं, इस अपराधी प्रत्युत्पन्न के विषय को पृथक करने का कोई विचित्र आशय नहीं था। सच तो यह है कि यह विशेष विषय इतनी उलझी हुई बातों से भरा पड़ा है कि हमने ये सोचा कि अपराधी प्रत्युत्पन्न के विषय को, जो स्वयं एक महत्वपूर्ण विषय है, सूची से अलग दर्ज किया जाना चाहिए। इस संशोधन के प्रेषक ने जो बात उठाई और स्पष्टीकरण जो चाह रहे हैं उस पर मुझे केवल यही कहना है, इसलिए हमने इसको एक अलग विषय के रूप में रखा है। इसके बाद में हिम्मत सिंह जी माहेश्वरी ने कहा कि मैं अपना संशोधन वापस ले लेता हूं। हिम्मत सिंह जी माहेश्वरी ने संशोधन वापस ले लिया और इसके बाद में सभा ने आइटम नंबर 20 को क्या कर दिया, स्वीकार कर दिया। अब आता है आइटम नंबर 21। आइटम नंबर 21 क्या विषय, क्या, पासपोर्ट और वीजा। अब मुझे बताओ, यूपी की सरकार देती है क्या पासपोर्ट? बिहार की सरकार देती है क्या पासपोर्ट? राजस्थान की सरकार पासपोर्ट या वीजा देती है? कौन देता है? भारत सरकार देती है। तो पासपोर्ट और वीजा जैसे विषय किस सूची में होने चाहिए? संघ सूची में होने चाहिए। याद रहेगा? याद रहेगा। मेरी एक बहन संजू जो कह रही है बिल्कुल याद रहेगा। संगीता जी, बगाराम जी, देखिए आज के बाद में अगर कोई प्रश्न आता है जीवन में, कौन सा, कि ये किस सूची का विषय है, तो इसमें किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस संदर्भ में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। संघ सूची में कैसे विषय होने चाहिए, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ढंग से हम लोग पढ़ रहे हैं। यूट्यूब वालों और जूम वालों, ये सब बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। संघ सूची के विषय किस प्रकार के होते हैं, उसकी नेचर बता दी है। आप 97 विषय रट नहीं सकते, 97 विषय आप याद नहीं रख सकते, आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा। और अंदाजा कैसे लगाओगे आप सोचो कि वो विषय किस प्रकृति का है। आपको कि यार पासपोर्ट वाला विषय तो यार मैंने तो कभी पढ़ा ही नहीं। अरे पढ़ा क्या, खाक पढ़ा क्या, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। पासपोर्ट जो विषय वो संघ सूची में आना चाहिए। समझ रहे हो ना? ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप। चलिए लो, इस पर चर्चा ही नहीं हुई। 21 रखा और तुरंत पारित हो गया। 21 बिना चर्चा के पारित हो गया, इन्होंने भी चर्चा नहीं की। अब आ रहा है विषय 22। तो पहले बता दूं विषय 22 क्या है। हाँ, मेरे भाई ने सही बताया कि एकदम भाई नेचर से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। हाँ, महाकाल का लाडला सीकर से क्या कह रहे सर, आप पढ़ाते बहुत जबरदस्त हैं। हो फिर लव के 2 निशान भी बना के भेज दिए दिल के। वेरी नाइस। 22वां विषय है वैदेशिक अधिकार सीमा। ये जो विषय है 22वां नंबर विषय है, इस पर चर्चा देख लेते हैं। जैसे ही विषय रखा गया, वीटी कृष्णमाचार्य जी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? श्रीमान जी, इस संशोधन के क्या संशोधन कि 22 नंबर विषय निकाल दिया जाए। हेलो, 22 नंबर जो विषय वो निकाल दो, मेरा ये संशोधन है, ऐसा वीटी कृष्णमाचार्य जी कह रहे हैं। और इसका रखने का उद्देश्य क्या है? इस बात का स्पष्टीकरण किया जाए कि इस विषय से इस देश के नागरिकों पर, जो कि अन्य देश में है, कानूनी अधिकार का जो प्रयोजन है, इसका उससे भी अधिक आशय है। इस प्रश्न पर हम स्पष्टीकरण चाहते हैं और मैं चाहता हूं कि विषय हटा दिया जाए। तो अध्यक्ष साहब कह रहे हैं 2 संशोधन की सूचना मुझे मिली है, दोनों एक ही जैसे हैं। हिम्मत सिंह जी माहेश्वरी का नाम पुकारा गया। श्रीमान, जो कुछ वीटी कृष्णमाचार्य ने कहा इसके बाद मुझे और कुछ नहीं करना है। यानी वीटी कृष्णमाचार्य जी और हिम्मत सिंह जी माहेश्वरी दोनों का संशोधन एक जैसा है। क्या कह रहे हैं मेरे भाई उमेश दिवाकर जी, दोबारा बता दीजिए। क्या 22 नंबर? अरे 22 नंबर तो बहुत सिंपल सा है ना, वैदेशिक अधिकार सीमा। वैदेशिक अधिकार सीमा पर चर्चा कर रहे हैं। अब गोपाल स्वामी अयंगर साहब जवाब दे रहे हैं। श्रीमान जी, सर वीटी कृष्णमाचार्य के प्रश्न का मेरा उत्तर यह है कि विदेशी कानून अधिकार वह अधिकार है जिसका इस देश के नागरिकों पर अन्य देश में प्रयोग किया जाता है। केवल यही नहीं, इस कानूनी अधिकार का प्रयोग में तभी लाया जा सकता है जबकि हमें उस विदेशी सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो। अतः इस मद में इस विषय से वास्तविक आशय यह है कि जब हमें उस विदेशी मुल्क की उसके अंतर्गत रहने वाले अपने नागरिकों पर कानूनी अधिकार प्रयोग में लाने की इजाजत मिल जाती है, तब हम अपने
उन नागरिकों के परस्पर संबंध और प्रशासन करने के आशय से कानून बनाएंगे जो कि इस देश में। अरे सिंपल सी बात है, भारत का कोई नागरिक अमेरिका में रहता है तो उस संदर्भ में कानून बनाने की बात कही जा रही है। अगर उस देश ने स्वीकृति हमको दे दी तो हमारा जो कानून है अमेरिका में रहने वाले भारतीय नागरिकों पर भी लागू होगा। समझ रहे हैं विजय यादव जी? भारत का कोई नागरिक किसी दुनिया के किसी अन्य देश में रह रहा है तो भारत का कानून उस देश में भी लागू हो सकता है यदि उस देश ने स्वीकृति दे दी तो। यह ऐसा कहा जा रहा है। यह उन्होंने गोपालस्वामी अयंगर जी ने साफ कहा। इसके बाद में दोनों ने अपना संशोधन वापस ले लिया और आइटम नंबर 22 जो है एज इट इज क्या कर दिया गया, पास कर दिया गया। दोनों ने अपने संशोधन वापस ले लिए। अब आइटम नंबर 23, विषय 23 आ रहा है। क्या कह रहा है विषय 23? राष्ट्रों के कानून के विरुद्ध सामुद्रिक मार्गों में डकैती और अपराध तथा आकाश मार्ग से किए गए अपराध, यह संघ सूची का विषय आ रहा है। क्या आ रहा है, वापस सुनिए। राष्ट्रों के कानून के विरुद्ध सामुद्रिक मार्गों में डकैती, अपराध और आकाश मार्ग से किए गए अपराध, यह संघ सूची के विषय के रूप में लाया जा रहा है। विषय नंबर 23। जैसे विषय नंबर 23 रखे गए तो एम अनंत शायमनम अयंगर साहब बोल रहे हैं कि साहब मैं एक सुझाव रखना चाहता हूं। इसका मतलब संशोधन नहीं है। सुनिए, वो क्या रखना चाह रहे हैं? संशोधन नहीं रखना चाह रहे, वो एक सुझाव रखना चाह रहे। क्या सुझाव है? मैं वायु में शब्दों को हटाने का सुझाव रखना चाहता हूं। वो क्या आपने कहा ना अभी आकाश में किए गए अपराध, वो कह रहे आकाश में वायु में किए गए अपराध, ये शब्दावली जो है वो हटा दीजिए। अमेरिका संविधान की धारा 8 के ऐसे ही विषय से इसे इंद्राज को पूर्णतः हटा दिया गया था। इसमें वही विषय था, हूबहू वही शब्द थे, लेकिन उस विषय में राष्ट्रों के कानून के विरुद्ध समुद्र में बिना अधिकार के जहाज गिरफ्तार करना और वायु में किए जाने वाले अपराधों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आकाश में जो अपराध जो लिखे हुए हैं, इसमें आकाश यानी वायु में जो लिखा हुआ है वो शब्दावली हटा दीजिए, ऐसा वो कह रहे हैं। तो गोपालस्वामी अयंगर साहब क्या कह रहे हैं? श्रीमान जी, अनंत शायमनम अयंगर द्वारा जो बात रखी गई है उसे मैंने समझ लिया है, लेकिन मुझे इस बात पर इतना विश्वास नहीं है कि हमको मेरे ख्याल से 160 वर्ष पूर्व रखी गई भाषा को पूर्ण रूप से वैसा ही रखना चाहिए। इस कारण मैं उनके इस खास उद्देश्य की इस प्रकार पूर्ति करूंगा यदि वे इस मद में निम्न परिवर्तन को स्वीकार कर ले। उन्होंने कहा भाई अमेरिका का संविधान 160 साल पहले बना है तो उसकी भाषा को हम क्यों रखें, हमने तो अपने हिसाब से रखा है। फिर भी मैं उनकी भावनाओं को ख्याल रखते हुए मैं इस तरह से अपनी लैंग्वेज चेंज कर सकता हूं। राष्ट्रों के कानून के विरुद्ध समुद्र में तथा वायु में बिना अधिकार के जहाज की गिरफ्तारी या अन्य घोरतम अपराध, मैं ऐसी भाषा रख सकता हूं। तो अनंत शायमनम अयंगर कह रहे वाह बहुत खूब, इसमें तो मेरी बात आ गई। तो अध्यक्ष साहब कह रहे जब तो आपकी बात आ गई, इनकी बात भी आ गई, तो पास कर दे क्या? तो कहा पास कर दो, बिना कोई विशेष चर्चा के क्या कर दिया गया, पास कर दिया गया। एम अनंत शायमनम अयंगर साहब ने कोई संशोधन नहीं रखा था, खाली सुझाव रखा था और गोपालस्वामी अयंगर ने उनके सुझाव को स्वीकार कर लिया कि ठीक है आपकी जो बात है उस बात को मैं एज इट इज तो नहीं रख रहा हूं पर मैं कुछ इस तरह से रख लेता हूं। तो एम अनंत शायमनम अयंगर साहब कह रहे इसमें मेरी बात आ गई, मजा आ गया, आप तो इसको पारित कर दीजिए। आइटम नंबर 23 क्या हो गया, पारित हो गया। मेरी बातों को आप समझ पा रहे हैं? संशोधन स्वीकार नहीं किए जा रहे लेकिन सुझाव स्वीकार किए जा रहे हैं। अगर बात में दम है तो स्वीकार किए जाएंगे और बिल्कुल स्वीकार किए जा रहे हैं। अब आ रहा है आइटम नंबर 23 के बाद क्या आता है, गिनती थोड़ी कमजोर है, साइंस में फेल हूं, साइंस मैथमेटिक्स 11th, पता है कि नहीं आपको? 11वीं फेल हूं मैं साइंस मैथमेटिक्स में, हैव यू आइडिया? 11वीं फेल हो गया साइंस मैथमेटिक्स में, इसलिए गणित बहुत कमजोर है। विषय नंबर 24 क्या है? संघ के प्रदेशों में आने देना तथा वहां से बाहर प्रवास और निष्कासन, भारत के बाहर यात्राएं, यह विषय 24 आ रहा है भाई। भारत के बाहर यात्राएं करना, संघ के प्रदेशों में आने देना या वहां से बाहर प्रवास और निष्कासन, यह विषय नंबर 24 आ रहा है। अरे मेरे भाई को फीडबैक दो यार, वीरपाल कौरी बहन लग रही है, फीडबैक भेजो, जल्दी से भेजो, अरे जल्दी भेजो, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ देखिए कितना जल्दी भेजा, वेरी नाइस। चलिए विषय नंबर 24, हिम्मत सिंह जी माहेश्वरी आ गया संशोधन लेकर। श्रीमान जी मैं प्रस्ताव रखता हूं कि विषय 24 के स्थान में
ये शब्दावली रखी जाए, 24 हटा दीजिए और उसकी जगह पर यह भाषा रखी जाए। क्या रखी जाए? संघ प्रदेश के वर्तमान कानूनों के अधीन संघ प्रदेशों में प्रवेश करना तथा उनसे बाहर निकलना तथा बाहर निकाला जाना भारत की उन सीमाओं के बाहर तीर्थ यात्रा में जो कि 15 अगस्त 1947 में भी थी। इस प्रकार की भाषा रखी जाए। हिम्मत सिंह जी माहेश्वरी कह रहे हैं कि भाई तीर्थ यात्रा शब्दावली जो है वो रखनी जानी चाहिए। वो उदाहरण दे रहे हैं, तीर्थ यात्रा का उदाहरण दे रहे हैं भैया। राजस्थान वालों अब बड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा, तीर्थ यात्रा के लिए कोई बाहर से कोई व्यक्ति आएगा, भारत में कई जगह है, अजमेर में भी आएगा। अजमेर का एग्जांपल आ रहा है। अजमेर के लोगों बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, 25 अगस्त 1947 को आपकी अजमेर की दरगाह पर चर्चा की जा रही है। चर्चा जरा सुनिएगा, क्या कह रहे हैं हिम्मत सिंह जी माहेश्वरी साहब, सुनिए। श्रीमान जी, इस संशोधन को रखने के 2 उद्देश्य हैं। पहला, कुछ प्रदेशों में विदेशियों के प्रवेश करने तथा उनकी सीमा से बाहर निकलने तथा निकाले जाने को नियमित करने वाले कुछ कानून हैं। यदि संघ इस विषय को पूर्णतः ले लेता है, अर्थात प्रदेशों के कानूनी अधिकार को बहिष्कृत करने की सीमा तक, तो प्रदेश के तात्कालिक कार्रवाई करने का अधिकार छिन जाएगा, जो कि कानून और व्यवस्था कायम रखने में घातक होगा। सब हमारे अलग अलग राज्यों में विदेशों से लोग आते हैं घूमने के लिए, कुछ लोग तीर्थ यात्राओं पर आते हैं। अगर आप इस प्रकार का कानून आप बनाने लग जाओगे तो हमारा अधिकार तो छिन जाएगा, ऐसा वो कह रहे हैं। अतः श्रीमान जी, केंद्र को लोगों के संघ के प्रदेशों में प्रवेश करने, उनसे बाहर निकलने, निकाले जाने के आदेश देने के अधिकार सौंपने की कुछ व्यवस्था बनाई जाए तो मेरे विचार से वह एक शर्त के अधीन होनी चाहिए। फिर वो क्या कह रहे हैं, आगे सुनिए। अजमेर वालों बड़ा ध्यान से सुनिएगा। दूसरी बात जिसे मैं रखना चाहता हूं वह यह है कि पाकिस्तान में गुरुद्वारा तथा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर में दरगाह के समान कुछ स्थानों की तीर्थ यात्रा ऐसे विषय नहीं है जिन पर केंद्र द्वारा कानून का निर्माण किए जाने की आवश्यकता है। अरे पाकिस्तान में गुरुद्वारा है, हमारे पंजाब से और देश भर में फैले सिख समुदाय के जो लोग हैं वो जाएंगे वहां पर, और हमारे यहाँ पर मोइनुद्दीन चिश्ती जी की दरगाह है, वहां पर दूसरे देशों के लोग आएंगे। ये वो विषय है क्या जो संघ में दिए जाने चाहिए? इन विषयों को तो राज्य को दिए जाने चाहिए, ऐसा हिम्मत सिंह जी माहेश्वरी साहब कह रहे हैं। हाँ, भारत के किसी गांव के गुरुद्वारा 10 मील की दूरी पर हो सकता है और मैं आशा करता हूं कि यह एक साधारण सी घटना होगी। बिना किसी आज्ञा और रुकावट के इस प्रकार के धार्मिक प्रयोजन से लोग एक संघ से दूसरे संघ में आते जाते रहेंगे, इसलिए इस विषय को मत रखिए। इसी प्रकार से मैं नहीं समझता हूं कि पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों के लिए अजमेर जैसी जगह के दर्शन करने में अड़चने क्यों रखी जाए। अतः श्रीमान, मैं आशा करता हूं कि 2 बातों पर सावधानी पूर्वक विचार कर इसके बाद में इसे स्वीकार किया जाए, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। इसके बाद में एन गोपाल स्वामी आयंगर साहब क्या कह रहे हैं? श्रीमान जी, हिम्मत सिंह जी के संशोधन पर मुझे कुछ अधिक नहीं कहना है, लेकिन मेरे ख्याल से यह महत्वपूर्ण है कि संघ में प्रवेश करने, उससे बाहर निकलने या निकाला जाने के कानून बनाने का अधिकार एकमात्र केंद्र को ही होना चाहिए। यह मेरी बात है, ऐसा वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तीर्थ यात्राओं में एक प्रकार से अस्थायी रूप से बाहर निकालना होता है, इसलिए इस प्रकार की बातों को राज्य के भरोसे पर नहीं छोड़ा जा सकता है। इसके बाद में जो हिम्मत सिंह जी माहेश्वरी जो है वो एक और संशोधन रखते हैं, और जो उस पर वोटिंग होती है तो संशोधन स्वीकार कर लिया जाता है। हिम्मत सिंह जी माहेश्वरी का संशोधन यहाँ पर स्वीकार कर लिया जाएगा। तीर्थ यात्राओं के संदर्भ में हिम्मत सिंह जी का संशोधन स्वीकार हो रहा है। आज पहला संशोधन स्वीकार होता हुआ आपको दिखाई देगा। इसके बाद में आइटम नंबर 24 पूरा का पूरा स्वीकार हो जाता है हिम्मत सिंह जी माहेश्वरी के संशोधन के साथ में। फिर आइटम नंबर 25 आएगा, और आइटम नंबर 25 पहले बता तो दूं है क्या, फिर इसके बाद में हम चर्चा करेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। 25 है बंदरगाहों में क्वारंटाइन करने की व्यवस्था। नाविकों और नौसेना के अस्पताल और बंदरगाहों में क्वारंटाइन व्यवस्था से संबंधित अस्पताल। ये क्वारंटाइन शब्द तो कोरोना में गजब का चर्चा में आया था। कोई व्यक्ति इधर से इधर आया, क्वारंटाइन कर दिया 14 दिन से। ठीक है, मैं भी जब कोरोना हुआ मुझे 7 दिन एम्स में रहा, फिर और 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया। तो क्वारंटाइन शब्द संविधान में लिखा हुआ है, आपको मालूम है कि नहीं है? हमको लगता है यार क्वारंटाइन शब्द पहले तो कभी था ही नहीं, संविधान में लिखा हुआ है। और उस समय भी संविधान सभा में भी चर्चा हुई थी इस विषय पर, लेकिन बिना कोई संशोधन के जिन्होंने संशोधन रखे उन्होंने सबने अपने वापस ले लिए और 25वां विषय स्वीकार कर लिया गया। अब आया विषय 26।
तो आप मुझे कहोगे 26 विषय पहले बता तो दो। 26 नंबर विषय, संघ सरकार द्वारा निर्धारित चुंगी सीमा के अंदर और बाहर आयात और निर्यात। चुंगी कर की बात की जा रही है, आयात निर्यात की बात की जा रही है। आइटम नंबर 26 आ रहा है। हिम्मत सिंह जी माहेश्वरी फिर संशोधन लेकर आए। वो कह रहे साहब ठीक है 26 तो, पर इसके नीचे निम्न शब्दावली रख दो। संघ प्रदेश को चुंगी कर लगाने और अपने ही सीमा प्रदेश में समय समय पर चुंगी कर में परिवर्तन करने के अधिकार के अधीन इस प्रकार का विषय रख दीजिए, ऐसा हिम्मत सिंह जी माहेश्वरी कह रहे हैं। एन गोपाल स्वामी अयंगर साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये जो मद 26 है जिस पर अभी हम लोग विचार कर रहे हैं, दूसरा मद 71 है चुंगी, वो कह रहा है कि 26 का संबंध 71 से भी है जो कि आगे आएगा, अभी हम लोग इस पर बातचीत नहीं कर रहे हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। तो आप इसलिए संशोधन पे जोर मत दीजिए, इससे संबंधित जो विषय है आगे 71 पर भी आएगा। तो हिम्मत सिंह जी माहेश्वरी अपना संशोधन क्या कर लेते हैं, वापस ले लेते हैं। इस प्रकार से आइटम नंबर 26 जो है वो भी पारित हो जाता है। फिर अध्यक्ष साहब कुछ घोषणा करते हैं। आइटम आप 26 ही है, 8 से शुरू किए और 26 तक आ गए हम लोग। 8 पर चर्चा पिछले व्याख्यान में भी हुई थी, पर आज चर्चा काफी डिटेल में हुई। फिर 26 तक आ गए, अब आगे वाला जो होगा 27 होगा, पर आज 26 ही है। अध्यक्ष आप क्या कह रहे हैं? मुझे सदस्यों से एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने उस स्थिति पर वाद विवाद करने के लिए अवसर चाहा है जो कि पंजाब में तथा देश के कुछ भागों में उत्पन्न हो गई है। उस पत्र में एक बात यह है कि उस कमेटी की रिपोर्ट जिसको हमने एक दिन नियुक्त किया था मुझे दे दी गई है और मैं उसे सभा के सामने उपस्थित नहीं कर रहा हूं। वो कह रहे हैं कि सदस्यों से मुझे एक पत्र प्राप्त हुआ है। आप देखना संविधान सभा में भी ऐसा होता था। संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या कह रहे हैं कि मुझे संविधान सभा के सदस्यों से एक पत्र प्राप्त हुआ है। क्या पत्र प्राप्त हुआ? वो चाह रहे हैं कि देश के विभिन्न भागों में जो घटनाएं घटित हो रही है उस पर मैं चर्चा कराना नहीं चाह रहा हूं, और एक कमेटी जो हमने नियुक्त की थी, कौन सी, संविधान सभा संसद के रूप में काम करेगी, उसकी रिपोर्ट मुझे मिल भी गई है और फिर भी मैं उसके ऊपर चर्चा नहीं कराना चाह रहा हूं। ये मुझे एक लेटर प्राप्त हुआ है, ऐसा वो कह रहे हैं। मैं सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मुझे कोई रिपोर्ट नहीं मिली है, चाहे समाचार पत्रों में कुछ भी छप जाए। जैसे ही मुझे रिपोर्ट प्राप्त होगी मैं उस पर वाद विवाद करने का अवसर सभा को दूंगा और उसके बाद हम आगे की कार्रवाई करेंगे कि रिपोर्ट के आधार पर विचार किया जाए कि नहीं किया जाए। क्या बात कर रहे हैं यार, मन चाहे अखबार में छप गया और मन चाहे मुझे लेटर लिख दिया, कह रहे रिपोर्ट मुझे मिल गई और मैं चर्चा नहीं कराना चाहता हूं। कमाल कर दिया। सभा अब कल प्रातः 10 बजे के लिए स्थगित की जाती है। इसके पश्चात सभा मंगलवार 26 अगस्त 1947 के प्रातः 10 बजे के लिए स्थगित हो गई। अब हम लोग मिलेंगे 26 अगस्त 1947 पर चर्चा करने के लिए 26 अगस्त 2022 की शाम को। कितने बजे? 6:30, 6:30 बजे मिलेंगे। 26 तारीख को भी 6:30 बजे शाम को और 27 तारीख को भी शाम को 6:30 बजे हम चर्चा करेंगे। गजब की चर्चा में आप पार्टिसिपेट करते हैं, धन्य है आप सब लोग। बिल्कुल आप लोगों को सैल्यूट करने का मन करता है। आज तो YouTube वालों ने भी जबरदस्त इंटरेस्ट ले लेकर चर्चा करी है, मजा आ गया। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। कल मिलते हैं 6:30। थैंक यू।